Okay. Yes, now it is recording. Okay. Over to Sachipuran Prabhu and Vedanta Kirtan. Thank you, Narugopal Prabhu and all the Vaishnavas. मैं बहुत बहुत ऋणी हूँ and my deepest gratitude for giving me this chance of presenting this about COVID-19. आशा करता हूँ सबको आवाज आ रही है बराबर से। आ रही है प्रभु। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद नारगोपाल प्रभु और पूरे ईस्टर्न डिवीजन के काउंसिल मेंबर्स और मायापुर धामवासीज और महाराज सबको मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। तो आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। अभी नारगोपाल प्रभु ने जिस तरह से अपने वेस्ट बंगाल की सिचुएशन को प्रेजेंट किया था, तो ये सिचुएशन मैं बहुत पहले ही इसका प्रेडिक्शन कर पा रहा था, क्योंकि जिस तरह से हमारे इलेक्शंस की क्राउड हो रही थी, इलेक्शन में जैसे लोग जमा हो रहे थे, तो इससे क्लियर था कि इलेक्शन के बाद बहुत कुछ हमको उसका साइड इफेक्ट्स हो सहना पड़ेगा। तो ये बहुत क्लियर है कि जहाँ जहाँ पे क्राउड ज्यादा होती है वहाँ पे मास स्प्रेड होता है और वायरस को म्यूटेशन करने में चांस मिलता है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे मेरी ये सबसे नम्र विनती है कि आप आशा करेंगे कि आपका नेक्स्ट 10 या 15 मिनट आप अगर फुल फोकस होके आप अगर सुनेंगे तो ये चीज है सभी भक्तों को बचा सकती है, सभी वैष्णव को बचा सकती है, धामवासियों को बचा सकती है। आगे जाके हमारे प्रीचिंग सेंटर्स ईस्टर्न जोन में जितने लोग हैं और उसके जितना कांग्रीगेशन है, नामहट्टा सेंटर्स है, सभी भक्तों को इसका हम लोग इस तरीके से हम लोग उनका जीवन इस कोविड के पैंडेमिक से बचा सकते हैं। तो ये जो कोविड पैंडेमिक है, कोविड-19 है, एक मैं आपको वैदिक स्टाइल से कह रहा हूँ कि कोविड जो है एक कोविड फैमिली है। जैसे काउंस का फैमिली होता है, वैसे कोविड का एक फैमिली है। पहले भी इसका एक वायरस आया था, सार्स कोविड बोल के, वो स्वाइन फ्लू के रूप में आया था। वो टाइम पे इतना मीडिया पब्लिसिटी नहीं था, इतना ज्यादा उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया, बिकॉज बीच बीच में उसके केसेस होते, उसका डेथ रेट भी बहुत ज्यादा था, मगर ये बच्चों में खूब ज्यादा फैलता था और ज्यादा उसका पब्लिसिटी या माध्यम नहीं हुआ, क्योंकि एक पर्टिकुलर कंट्री को अफेक्ट कर रहा था। अभी पैंडेमिक यानी सभी कंट्रीज जो ग्लोबली अफेक्ट होता है, तो सबके सिचुएशन में ये वायरस स्प्रेड होके सभी को ये वायरस इनविजिबली सबको एक जगह पे जकड़ के रखा है। तो ये जो कोविड-19 का जो फैमिली है, सार्स कोविड-2 का फैमिली है, ये फैमिली का जो वायरस है वो हर जगह पे अलग अलग कंट्रीज में उसका अपने शरीर में जाने के बाद उसका रूपांतरण अलग अलग है। तो हम लोग ये देखेंगे कि भाई हमारी सिचुएशन क्या थी। वेदांत प्रभु थोड़ा सा स्लाइड आप आगे करेंगे तो ये देखेंगे कि जो स्टैटिस्टिक्स है भारत में, अभी ये तो हफ्ते भर के पहले का सिचुएशन है, तो कुल 2.15 करोड़ केसेस भारत में थे। अभी उसमें से कुछ रिकॉर्ड हुए और 2.34 लाख। अभी जैसे नारगोपाल प्रभु ने बहुत अच्छी तरह से कहा कि ऑफिशियल डेटा है, अनऑफिशियल खाली भगवान ही जानते हैं क्या हो रहा है। तो अनऑफिशियली बहुत सारे डेथ हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट हो रहा है, किसी के रिपोर्ट्स सामने नहीं होते हैं। तो ये डेटा खाली ऑफिशियल डेटा है, इससे बहुत मात्रा में अनऑफिशियल डेटा हो सकता है। तो इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है ये जानने के लिए मैंने स्टैटिस्टिक्स का स्लाइड लगाया था। आगे चलिए प्रभु जी, नेक्स्ट स्लाइड। तो ग्लोबली इतने केसेस हैं, तो उसके बाद अभी जो हर बार नए केसेस जो आ रहे हैं, अभी उसकी संख्या थोड़ा सा बॉम्बे और महाराष्ट्र गुजरात में थोड़ा सा कम होके ईस्टर्न डिवीजन साइड में ज्यादा है। अभी आप उत्तराखंड और ईस्टर्न डिवीजन उस साइड में देखेंगे तो उसके केसेस ज्यादा है, यूपी में बहुत ज्यादा केसेस है। तो वो अभी गांव शहरों में से गांव की तरफ उसने वायरस का मूड हो गया है। पहले कैसा था, मैक्सिमम शहरों में इसका इम्पैक्ट था, तो अभी वो शहर से लेके गांव तरफ वो फैल गया है। पहले गांव में ये लास्ट जब कोविड था तब गांव में इसका ज्यादा इम्पैक्ट दिखा नहीं गया। लोग बहुत ऑलरेडी इतने सतर्क थे, लोग गांव में भी आने नहीं देते थे और बहुत सारा प्रिकॉशन लिया गया था। इसके वजह से गांव ज्यादा अफेक्ट नहीं हुए थे, मगर ये साल ये कोविड में गांव के गांव पूरे कोविड से अफेक्ट हो गए। तो गांव में इतना
जो घरों की संख्या होती है उतनी ज्यादा इतना डेंसिटी जो कंबाइन नहीं होता है, थोड़ा सा डेंसिटी आजू बाजू में थोड़ा सा ये होता है, स्पेस होता है। शहरों में उसका मास स्प्रेड होता है क्यों, एक जगह पे लोग रहते हैं। तो इसके वजह से अभी गांव की तरफ उसने मूड कर दिया है और वेस्ट बंगाल में हर गांव में ये केसेस का प्रादुर्भाव चल रहा है। नेक्स्ट। तो ये जो पहले जो वायरस था, इस वायरस में क्या डिफरेंस है, इसका कॉन्टेजिसिटी बहुत ज्यादा है। यानी पहले कैसा था, अगर कोई व्यक्ति इसको ट्रांसमिट करता था तो 85 to 90% लोग को कोई सिम्टम ही नहीं रहता था, टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव था, लोगों को कहता था अरे कैसे पॉजिटिव आ गया, लैब वाले ऐसे दिखा रहे होंगे, ऐसे लोगों का अनुमान था। हमें भी लगता था रिपोर्ट कैसे पॉजिटिव आया, क्योंकि अभी जो है थोड़ा सिम्टम आ रहे हैं, जैसे गले में खराश हो रहा है, बुखार आता है, थोड़ा सर में दर्द होता है, किसी किसी को लूज मोशन होता है, तो ये पेट में कभी किसी का दर्द होता है। ऐसे अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स जो वायरल फ्लू के सिम्टम्स है, उसके साथ साथ में बाकी सिम्टम के साथ में ये वायरस को सिम्टोमेटिक पेशेंट जो है वो ज्यादा मात्रा में है। अभी रिसेंटली कुछ साइंटिस्ट लोगों ने रिसेंटली जर्नल में, लायंसेट जो बड़ा मेडिकल जर्नल है, बहुत इंपॉर्टेंट जर्नल है, उसमें एक आर्टिकल आया था कि ये हवा से फैलता है। तो अभी सब लोग बोल रहे हैं हवा से फैलता है, हम तो हवा को ले बिना तो जी नहीं सकते। इसका मतलब क्या है, हमें हवा, हम बाहर आएंगे तो हमको हो जाएगा। तो हवा से फैलता है, इसका मतलब ये है अगर एक व्यक्ति जिसको कोरोना संक्रमण हुआ है, अगर वो समझो मंदिर में है और वो मंदिर में खांस रहा है और उसके खांसी से उसके खांसले से जो वायरस बाहर आ रहा है वो एयर में सस्पेंड होता है, उसके बोलते हैं एयरबॉर्न सस्पेंडेड पार्टिकल। तो दैट सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं, जो व्यक्ति समझो कीर्तन कर रहा हो, कोई बजा रहा हो, किसने मास्क नीचे किया हो, मास्क पहना नहीं हो, पहना भी है तो यहाँ तक ही पहना हो, तो ऐसे व्यक्ति का क्या होगा, वो जब वायरस उसके शरीर में एंट्री होगा और उसके रोग प्रतिकार शक्ति के अनुसार और वो कितना वायरस उनके शरीर में गया है और कितने जल्दी वायरस उसके शरीर में जाके उसको फैल सकता है, इसके ऊपर उस व्यक्ति का संक्रमण आधारित है। तो एयरबॉर्न ट्रांसमिशन इसे कहते हैं। तो एयरबॉर्न ट्रांसमिशन ये नहीं कि आप हवा में, खुली हवा में जा रहे तो भी आपको इन्फेक्शन होगा, मगर आपको मास्क पहनना जरूरी है, क्योंकि मास्क से क्या होगा, कम से कम हम लोग क्या करते हैं, जो हवा अंदर जा रही है वो फिल्टर होके जाएगी। जैसे हम पानी फिल्टर करके पीते हैं, डायरेक्ट पानी भी गंगा का पी सकते हैं, फिल्टर भी पी सकते हैं। तो डायरेक्ट पीने में क्या डिफिकल्टी है, उसमें से जो पार्टिकल है, वायरस है, हमें शरीर में इफेक्ट कर सकता है। हम फिल्टर करके लेते हैं तो उसमें से जो लोड है वो निकल जाता है और वो हमारा पानी क्लीन अंदर जाता है। तो ऐसे हम लोग मास्क पहनते हैं तो पूरी तरह से ऐसे मास्क नाक और मुंह को ढकना होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी पहले ये वायरस में कैसा था, खाली अडल्ट में ज्यादा उसका प्रमाण था, जो वयोवृद्ध थे, जिसको कार्डियक बीमारी है, किसी को डायबिटीज है, ऐसे व्यक्तियों को संक्रमण होता था और ऐसे व्यक्ति को सीरियस होते थे, और बाकी लोगों को और बच्चों को इसका ज्यादा परिणाम नहीं दिखाना पड़ा। अभी इस बार क्या हुआ, इस बार बच्चे भी उसमें अफेक्ट होने लगे। तो ये यंगर जनरेशन को भी अफेक्ट कर रहा है, ओल्डर जनरेशन को भी अफेक्ट कर रहा है। हाँ, इसमें एक डिफरेंस है कि लोग अभी पहले से इस वायरस को जानते हैं, तो फिर लोग उसमें डेथ रेट कम होता है ये सेकेंड वायरस में। बट अभी जो जिस तरह से फैल रहा है, उससे हमारे हॉस्पिटल में बेड नहीं, फिर वो वेंटिलेटर नहीं, इंजेक्शन नहीं, इसके कारण ही लोगों का डेथ हो रहा है। अगर उनको पहले 5-6 दिन में अच्छी ट्रीटमेंट मिल जाती है तो शायद उनका जीवन बच सकता है। भले उनको इन्फेक्शन हो जाए, मगर उनको ट्रीटमेंट पहले 4-5 दिन में मिलना चाहिए। अगर वो टाइम से नहीं मिलती है तो उस व्यक्ति को संक्रमण बढ़ जाएगा, उसके आगे हम उसको ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। तो देखिए, पहले वेव में, सेकंड वेव में ये डिफरेंस हमने अभी बात की उससे, कि जो एज पॉपुलेशन है, जो हर पॉपुलेशन में इसका इम्पैक्ट दिख रहा है, और असिम्टोमेटिक जो लोग पहले कोई सिम्टम ही नहीं थे, अभी इसमें ज्यादा सिम्टम्स दिख रहे हैं। नेक्स्ट। तो ये देखिए क्लियर दिख रहा है यहाँ पे कि कितना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वायरस का, कितना स्प्रेड हो रहा है, सीधा ऊपर जाके स्प्रेड हो रहा है। पहले वेव में थोड़ा सा हल्लू स्प्रेड होता था, अभी ये इसका सेकंड वेव में जो स्प्रेड हो रहा है वो बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है। यानी
इसका वायरस का जो स्प्रेडिंग जो कैपेसिटी है प्रादुर्भाव का, वो बहुत फास्ट गति से यह वायरस स्प्रेड हो रहा है। इसका एक फायदा भी होता है कि अच्छे लोगों को, जो लोग हेल्दी है, उनका रोग प्रतिकार शक्ति अच्छा है, उन्हें इन्फेक्शन होगा और वो एक्सपोजर भी होंगे, उनके शरीर में एंटीबॉडीज भी क्रिएट होंगे किसी किसी को, और वो लोग नेक्स्ट टाइम उसमें उसका प्रोटेक्शन का लाभ मिलेगा। मगर ये वायरस ज्यादा फैल रहा है, इसके कारण जो लोग कुछ भी प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं, कोई भी प्रिकॉशन नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इसके बारे में नजरअंदाज कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को सबसे बड़ा इससे हानि पहुंच सकती है। ओके, नेक्स्ट। तो ये देखा हमने, अलग अलग वेरिएंट आए हैं, ब्राजील से है, कोई साउथ अफ्रीकन है, कोई यूके का है, कोई बंगाल का है, अलग अलग वेरिएंट है। तो ये वेरिएंट से क्या होता है, वेरिएंट कैसा बनता है, हमारे शरीर में जब वायरस जाता है तो हम लोग होस्ट होते हैं, और वो वायरस को कोई ना कोई होस्ट चाहिए रहता है जो उसको खाना खिलाए, हाँ, शरीर से खाना खिलाए, न्यूट्रिशियस फूड खिलाए। तो जब वायरस अंदर जाता है तो जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज व्यक्ति होता है, जिसकी रोग प्रतिकार शक्ति कम होती है, इसमें ये वायरस का ट्रांसमिशन से उसका स्ट्रेन बदलता है, उसका वायरस बहुत फास्ट गति से अपना स्वरूप बदलता है। जैसे अभी पुतना अलग स्वरूप बन के आई थी कान्हा को दूध पिलाने, वैसे ये वायरस अलग अलग स्वरूप में अपने अपने को उसका इम्पैक्ट दिख सकता है। तो अलग अलग स्ट्रेन के कारण इस वायरस को कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो रहा है। तो अभी ये सब हम लोग जान रहे हैं कि भाई ये कोविड ऐसी बीमारी है, इसके ऊपर कोई इलाज नहीं है, ऐसा कोई चीज नहीं है। कोविड में ये प्रिवेंटेबल डिसीज है। प्रिवेंटेबल यानी क्या, इस बीमारी से हम अपने आप को कंप्लीट सुरक्षित कर सकते हैं, हम बच सकते हैं इस बीमारी से। हमारे को इस बीमारी से बचने के खाली उपाय पता होना चाहिए। हम इस बीमारी से हमारा जीवन बचा सकते हैं, वैष्णव का जीवन बचा सकते हैं, मगर हमें कुछ चीजों का पालन करना पड़ेगा। हाँ, जैसे मैं कहता हूँ, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है भक्तों के लिए, भले लॉकडाउन है, घर पे ही है, लेट नाइट मत सो, अवॉइड स्लीपिंग लेट एट नाइट। क्यों? इसमें क्या होता है, हम लोग जप कर रहे हैं और रात भर भी जप करेंगे, और सुबह अगर लेट उठेंगे या सुबह 4 बजे मंगला में जाएंगे तो नींद कम हो जाती है। उसके कारण हमारी जो शरीर की जो रोग प्रतिकार शक्ति है वो कम हो जाती है। मैंने बहुत सारे भक्तों में देखा है कि जिसका नींद डिस्टर्ब है, जिसको नींद नहीं आ रहा है, जो दिन रात कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, कोई लेक्चर सुन रहे हैं, कोई पढ़ रहा है, ऐसे वैष्णवों को इस कोविड के बीमारी को अटैक हुआ है। तो आपको अच्छी तरह से 6 से 7 घंटा नींद लेना जरूरी है, हाँ, क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखना हमारा प्रथम कर्तव्य है। अगर ये स्वस्थ रहेगा तो ही हम लोग जप कर पाएंगे। इसलिए आपको नींद अच्छी तरह से लेना है। कोई भी सरफेस को, कहीं भी आरती फूल कहीं भी टच करते हैं, और ये अपने जो आंख, मुंह और अपने जो ईयर, ये जो एरिया है फेस का, उसे बिना हाथ धोए टच नहीं करना है। नहीं तो आप डायरेक्ट, वायरस यहाँ पे है, आपने यहाँ पे लगाया, टच करके अपने नाक में लगाया, आपने इधर उधर लगाया, तो इससे क्या होगा, आपको वायरस का डोज उसमें फैल सकता है। कोई रात के सोते समय कोई हेवी खाना नहीं खाना। अभी ये आश्रम के लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे मायापुर में कभी कभी हम लोग पनीर का बहुत फेमस है, पनीर का सब्जी, तो रात में इसको अवॉइड करना है। हेवी पनीर डाइट और ऐसा कुछ हेवी डाइट जो है वो रात में नहीं लेना है। बहुत हल्का सा डाइट लेना है जिससे हमको पचन हो जाए और पेट सुबह साफ हो जाए। इससे हमारी रोग प्रतिकार शक्ति और बढ़ेगी। कोई ठंडा चीज नहीं खाना है, आइसक्रीम नहीं खाना है, और मिष्ट दही भी नहीं खाना। मिष्ट दही का भी वो हमारा जो कफ प्रवृत्ति है उसको बढ़ाता है। ये चीज आपको अवॉइड करने वाला है। जैसे हमने ना अनुकूल्यस्य प्रतिकूल्यस्य, कौन सा अनुकूल है कौन सा प्रतिकूल है, ये भी एक कोविड के बारे में जानना पड़ेगा। अगर हम अनुकूल चीज को नहीं करेंगे, प्रतिकूल चीज को करेंगे, तो हमें उसका इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है। ओके, नेक्स्ट। तो अभी हमारा अनुकूल चीज क्या क्या है, तो हम जैसे घर पे हर एक के घर में या हमारे गौशाला में से भी आप दे सकते हैं। गौशाला में एक काऊ का गोमूत्र का अर्क, हमारे हर एक के पास एक बॉटल होना चाहिए जिसमें गोमूत्र का अर्क हो। इस अर्क से क्या करना है, आपको सुबह मॉर्निंग में ब्रश करने के बाद, नहाने के बाद, आपको एक ग्लास गर्म पानी में 10 ml गोमूत्र का अर्क डालना है, और कुछ भी खाने के पहले आपको गार्गलिंग करना है। उसमें 1 चम्मच हल्दी डालना है,
10 ml गोमूत्र का अर्क डालना है। ये चीज से क्या करना है आपको, गार्गलिंग करना है। बोले प्रभु जी इससे क्या होगा, गार्गलिंग करने से क्या होगा, क्या फायदा होगा इससे? जब वायरस एंट्री कर रहा है तो उसका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है जहाँ पे वायरस को एंट्री होने वाला है, जैसे मंदिर, हमारा मंदिर का डोर होता है जिससे हम लोग एंट्री देते हैं, किसी का एग्जिट होता है, तो हमारे शरीर के जो लंग्स का जो एंट्री है वो यहाँ से थ्रोट में आ जाएगा। जब ये जो एरिया है हमारा थ्रोट, जब इसमें वायरस आया है तो हमें क्या करना पड़ता है, हम लोग जब उसको मॉर्निंग में ये करेंगे, समझो रात में हमारा वो वायरस एंट्री हुआ है, तो जब हम लोग गार्गलिंग करेंगे तो क्या होगा, वो यहाँ पे जो भी उसका जो फैलने का जो सामान जो फैला रहा है वायरस, उसको वो वायरस फैलने नहीं देगा। हाँ, वायरस इसमें गोमूत्र में भी एंटीवायरल प्रॉपर्टीज है और हल्दी में भी एंटीवायरल प्रॉपर्टीज है। तो एंटीवायरल का मतलब क्या है, ये वायरस के प्रति रोग प्रतिकारक शक्ति तो बढ़ता ही है मगर वो वायरस को किल करता है, इसकी प्रॉपर्टीज उसमें है। इसलिए पहले पुराने जमाने में हल्दी वाला दूध देते थे, हमारे इंडियन कल्चर में हल्दी दूध देते थे पीने के लिए, क्योंकि उसमें क्या होता था, वो एंटीवायरल प्रॉपर्टीज नेचुरली होता था, अच्छी हल्दी होती थी, ऑर्गेनिक हल्दी, उससे हमारे शरीर में ये गले में खराश होता था तो वो निकल जाता था। तो ये चीज आपको 2 टाइम करना है, एक सुबह और एक शाम को खाना खाने के पहले, ये 2 चीज करना है। और क्या करना है आपको, अभी तो अभी बारिश का सीजन शुरू नहीं हुआ है पर बारिश के सीजन भी आएगा, तो हमको ना हमारा जो ये श्वसन नलिका है जहाँ से हम सांस लेते हैं उसको गर्म रखना है। इसके लिए हम लोग स्टीम लेना है। स्टीम लेने से क्या होगा, हमारे जो श्वसन नलिका जो कंस्ट्रिक्ट हुए रहते हैं कि सर्दी से खांसी से, उसको थोड़ा सा ओपनिंग मिलेगा और हमारा एयर सर्कुलेशन बढ़ेगा। और आधा घंटा को कोई भी एक्सरसाइज करना है, अगर कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता है, प्राणायाम करते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर हमको इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारे लंग्स में सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, हमारे सेहत अच्छी रहती है, तो हम उससे अच्छी तरह से फाइट कर सकते हैं। ये 30 मिनट अपने शरीर को रोज देना ही है। ये चीज करने से क्या होगा, ये अनुकूल है। जैसे भक्ति के प्रति हम लोग कुछ अनुकूल चीज करते हैं तो हमारी भक्ति उसमें बढ़ती है, ठीक तरह ये कोविड को प्रिवेंट करने के लिए कुछ अनुकूल चीजें हमें करना होगा जिससे हमको कोविड से बच सकते हैं। और ये जो फॉर्मूला ने क्रिएट किया है, ये 3000 4000 वैष्णव ब्रह्मचारी सन्यासी जितने भी हमारे संघ में आए थे, जो भी जिसको भी हमने ट्रीटमेंट मैंने खुद होके उनको गाइड किया है, वो अभी भी स्वस्थ है और ये कोविड से बचे हुए हैं। ये उसके बाद का ये अनुकूलन है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये तो दिनचर्या है, जैसे रूटीन, अपना लाइफ ही ऐसा रूटीन है। तो सिटी लाइफ में लोगों को टाइम नहीं होता है सब कुछ करने में, गांव में टाइम होता है, तो ये सब कुछ चीज करना है। सिटी लाइफ के लोगों को भी करना है, गांव के लोगों को भी करना है। अभी इसके साथ साथ क्या लेना है, हमारे शरीर में वेजिटेरियन डाइट होने से कारण कुछ जो जीवन सत्व है, जो इसको विटामिन कहते हैं, वो थोड़े कम होते हैं। तो विटामिन डी ये बहुत इंपॉर्टेंट हैगा, क्योंकि हमारे पास हमको सनलाइट में इतना एक्सपोजर नहीं करते शरीर को, आधा घंटा पौन घंटा सनलाइट में एक्सपोजर नहीं होता है और डेली नहीं होता है। कभी कभी हम लोग सनलाइट में घूमेंगे मगर सनलाइट हमें मिलता नहीं। तो विटामिन डी की कमी होने के कारण हमको जब कोविड होता है तो बहुत वीकनेस रहता है, और कोविड में उसका जो प्रोग्रेशन होता है डिसीज में, उसमें भी अगर विटामिन डी की लेवल कम हो तो व्यक्ति को सीरियस हो जाता है। इसलिए विटामिन डी का ये जो डोज है ये प्रोफिलैक्टिक है। प्रोफिलैक्टिक यानी कोविड होने के पहले हमको 4 हफ्ता या 6 हफ्ता, हर हफ्ता एक छोटा सा डोज है, 5 ml का डोज रहता है, वो आपको लेना है। उसके साथ साथ में एक विटामिन सी की गोली, विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, यानी वायरस जो टॉक्सिन बॉडी में क्रिएट करता है उसको, ये टॉक्सिन को एंटीटॉक्सिन की तरह से उसको साफ करता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन सी, विटामिन डी। और सुप्राडिन टैबलेट है जो मल्टीविटामिन है, जो शरीर को ताकत और बाकी शरीर का जो रोग प्रतिकार शक्ति है, जो शस्त्र अस्त्र है शरीर में, उनको न्यूट्रिशन चाहिए रहता है, वो न्यूट्रिशन मल्टीविटामिन से मिलता है। इसके साथ जिंक लेना है और विटामिन B12 लेना है। विटामिन B12 हमारे वेजिटेरियन डाइट में खाली दूध से मिलता है, वो भी प्योर काऊ का दूध रहेगा तो मिलता है, या वो कुएं का पानी मिलता है उससे मिलता है। बाकी विटामिन B12 का सोर्स बहुत कम होता है। अगर आप अपनी जांच करके आप खुद जान सकते हो आपका विटामिन डी, विटामिन B12 कितना लेवल है। आपको 90% लोगों का ये लेवल आपको कम मिलेगा।
यहाँ से बिना टेस्ट करते हुए मैं बता सकता हूँ, तो कम रहता है। और उसके साथ साथ में एक आयुर्कोरो 3 एक ऐसा इन्वेंशन है जिसमें बहुत खर्चा हुआ। ये ड्रग को इन्वेंट करने में बहुत ही बड़े बड़े संस्था जैसे IIT संस्था है, इन लोगों ने इसके ऊपर काम करके हमारे पेशेंट के ऊपर उसका प्रयोग करके एक ड्रग लाया है, वो आयुर्कोरो 3 है। बहुत सारे भक्तों ने लिया भी होगा। तो ये आपको हर महीना प्रोफिलैक्सिस यानी हर महीना उसका 1 डोज लेना है। तो ये जो चीज आपको करना है, इससे क्या होगा, अगर आपको ये सब करने के बाद भी आपको कोविड हो जाता है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप ICU तक नहीं जाएंगे, आप घर पे ही रह के 2 दिन में ठीक हो जाएंगे। मगर ये सब आपको हर महीना ये फॉलो करना है। जब तक ये पैंडेमिक खत्म नहीं होता है, तब तक ये प्रोफिलैक्सिस आपको फॉलो करना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये दवाई भी आपको याद रखना है। उसके बाद आपको आगे, तो इसके बाद अगर आपको ये करने के बाद थोड़ा सिम्टम आते हैं, तो प्रभु जी हमने तो किया, आपने कहा, फिर भी किसी किसी को सिम्टम आ सकते हैं, जैसे थ्रोट में इरिटेशन है, बॉडी शरीर में दर्द हो रहा है, थोड़ा सा माइल्ड कफ है, माइल्ड बुखार है, तो छुपाओ मत। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, हमें लगता है कि अरे मेरे को तो नहीं होगा, कैसे हो गया मुझे कोविड, मैं तो वो मास्क पहनता हूँ, मैं तो हाथ धोता हूँ, मैं तो हर चीज करता हूँ, मुझे कैसे हुआ। अरे हुआ तो हुआ, मगर वो बताना जरूरी है कि हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, घर में 2 दिन दवाई लेते हैं, तीसरे दिन बोलते हैं चलो मंगल आरती करते हैं। तो ये कारण से क्या होता है कि तीसरे दिन बहुत आराम लगता है, चौथे दिन आराम लगता है, हम कोविड बीमारी निकल गया। 2 दिन आया बुखार, तो माइल्ड था, कोविड था कि नहीं पता नहीं है, जांच तो किया नहीं है, तो शायद वो निकल गया होगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो हमारे मंदिरों में और आश्रम में फैलने का सबसे बड़ा कारण ये है। जिसको भी थोड़ा इन्फेक्शन हो रहा है, सिम्टम आ रहा है, वो घर पे ही रहे, अलग रूम करके रहे, मगर जो हम लोग बता रहे हैं वो उस तरह से ट्रीटमेंट ले। और वो ट्रीटमेंट लेने से घर पे भी उसको हो सकता है, मगर 10 से 15 दिन मंदिर न जाए। भगवान हमारे घर पे भी है और मंदिर में भी है, और हम लोग 15 दिन के बाद अगर जाएंगे तो हमारा जो हमसे दूसरे को स्प्रेड नहीं होगा, क्योंकि हमारे घर में तो ऑलरेडी स्प्रेड हो जाता है। तो फिर टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि पॉजिटिव है, फिर हम लोग नहीं जाएंगे, हमें तो पता नहीं कि ये है कि नहीं है। तो मेरी ये नम्र विनंती है, जिसको भी कोई सिम्टम आता है, कृपया वो व्यक्ति मंदिर न जाए, 10-12 दिन 14 दिन तक घर पे रहे, अच्छी तरह से इसका ट्रीटमेंट ले। उसके बाद अगर वो घर पे रहता है तो क्या करना है, पहले का जो दवाई मैंने बताया उसके साथ साथ में 3 चीजें ऐड करना है। एक थोड़ा एंटीबायोटिक ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वायरल में उसका पोस्ट वायरल में गले में थोड़ा सा खांसी बढ़ जाता है और गला थोड़ा सा पकड़ लेता है। तो ये एक एंटीबायोटिक है एजिथ्रोमाइसिन, मगर ये पहले 5 दिन में ये आपको काम करेगा। अब 5 दिन के बाद ये एजिथ्रोमाइसिन जब लंग में फैलता है तो ज्यादा काम नहीं करता है। तो पहले 5 दिन अगर आपको ट्रीटमेंट है, इसमें परफेक्टली काम करता है, क्योंकि ये एंटीबायोटिक जो है वो अपर ट्रैक में काम अच्छा करता है। इसका रिप्लेसमेंट भी दूसरा एंटीबायोटिक आप डॉक्टर को पूछ के ले सकते हैं। साथ साथ में पैरासीटामोल और डोलो 650 का गोली लेना है 3 टाइम, और एक आयुर्वेदिक कॉफ टैबलेट गोली है, कॉफ्टैब बोल के। जो सब ये दवाई जो है वो आयुर्वेदिक ऐसी ही गोली, एलोपैथिक इसमें ज्यादा मैंने दी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे वेस्टर्न कम्युनिटीज में भी आयुर्वेदिक को प्रेफर किया जाता है। तो आपको आयुर्वेदिक के और होम्योपैथिक के हिसाब से ही दवाई लिखी है। तो इसमें एक कॉफ्टैब गोली है जिसमें हल्दी है, लवंग है, ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन है, जिससे आपको ये बहुत आराम मिलेगा। ये आप घर पे भी उसको दवाई ले सकते हैं। और तीसरा है सायरप जोशिना, जो होम्योपैथिक है, यूनानी मेडिसिन है, बहुत अच्छा मेडिसिन है। ये भी कफ को अच्छा तरह से काम करता है। इसके साथ साथ में आपके पास एक ऑक्सीमीटर होता है, जिससे हमको हमारे शरीर का ऑक्सीजन कितना है वो हमको मॉनिटर करना है। और वो मॉनिटर करते रह के हमारे जो भी डॉक्टर है, जो मायापुर कम्युनिटी में है या हमारे लोकल सेंटर में कोई है, तो कोई डॉक्टर हमारा पहचान का है, उनको रीडिंग भेज के पता, उनसे गाइडेंस लेना जरूरी है। तो और अपना अपना टेम्परेचर और ऑक्सीजन मॉनिटर करना है। और अगर नजदीक में कोई फैसिलिटी है तो आपको जांच कर लेना है कि भले आपका कितना अपने वायरस का, हमारे शरीर में कितने मात्रा में वायरस फैला हुआ है, ये जांच भी करना जरूरी है। अगर हो सकता है तो ये दवाई लेने के बाद पहले दवाई लेना चालू करिए, फिर जांच करना, क्योंकि ये दवाई कॉमन है, भले आपका रिपोर्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, मगर ये दवाई लेना है। कभी कभी रिपोर्ट का जो है 70% लोगों का पॉजिटिव आता है,
33% लोगों का नेगेटिव आता है। उसको बीमारी होने के बाद भी ये RT-PCR टेस्ट है ना, ये हम लोग नाक का स्वाब लेते हैं, नेजल स्वाब लेते हैं। और जो बीमारी अगर ट्रकिया में या ब्रोंकल में होती है, वायरस होता है, वो नाक तक नहीं है, तो वो बीमारी रिपोर्ट नेगेटिव आता है, मगर उनको कोविड होता है। कोविड नेगेटिव रिपोर्ट इज नॉट शोइंग दैट यू नॉट हैव अ इन्फेक्शन। आपको सिम्टम है, आपको किसी से कांटेक्ट हुआ है कोविड पॉजिटिव पेशेंट से, आपको दवाई लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नोट करना है। ओके, नेक्स्ट, इसमें आपको इससे भी आपको थोड़ा कम नहीं हुआ, ओके नेक्स्ट, कम नहीं हुआ तो आपको क्या करना है, मॉडरेट सिम्टम है, कफ कम नहीं हो रहा है, फीवर कम नहीं हो रहा है, सुदात बुखार है, और डिफिकल्टी हो रही है ब्रीदिंग में, अपने डॉक्टर को तो बताना है। साथ साथ में इसमें मैंने 2 गोलियों का डोज बढ़ाया है, एक विटामिन सी का डोज बढ़ाया है, दूसरा एक टैबलेट इनोक्यूमिन है। ये टैबलेट इनोक्यूमिन क्या है, ये हल्दी का एक एक्सट्रैक्ट है, उसमें बोलते हैं कुरक्यूमिन। ये बहुत बढ़िया गोली है। जो कुरक्यूमिन का एक्सट्रैक्ट है, उसमें ऐसा पाया गया है कि जो लोग कोविड से मरते हैं उसके 2 कारण होते हैं। एक तो खून में गुठलियां होती है, और दूसरा थ्रोम्बोसिस हो जाता है, जैसे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन के कारण। एक तो खून में गुठलियां हो जाती है, दूसरा हमारे शरीर जब वो फॉरेन बॉडी को रिएक्ट करता है, उससे भी अलग अलग जगह पे वो खून जमा हो जाता है, वो थ्रोम्बोसिस हो जाता है। तो कोगुलेशन एंड थ्रोम्बोसिस, ये 2 चीज के कारण व्यक्ति को कोविड में जान गंवाना पड़ता है। फिर ये टैबलेट आपको उससे बचा सकती है। साथ साथ में इकोस्प्रिन का भी टैबलेट आता है। अगर कोई हाइपरटेंसिव है, कोई डायबिटीज है, कोई हाई रिस्क फैक्टर है, उनको टैबलेट इकोस्प्रिन भी लेना है, जिससे वो ब्लड को कोगुलेशन से बचाता है और अपने को वो कोविड का जो कॉम्प्लिकेशन है वो होने में सेव करेगा। इसके साथ साथ में कोई ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी मैंने यहाँ पे लिखे है, वो भी आपको करना है। ठीक है, फिर ये आप जब ऑक्सीमीटर पे जब ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं, तो आप ऐसा चेक करना है, आपको 6 मिनट वॉक करके चलाना है, चल के फिर लास्ट रीडिंग देखना है कि आपका ऑक्सीजन कितना है। कुछ लोग सोते सोते बैठे बैठे करते हैं, तो मेरा ऑक्सीजन तो अच्छा है, ये तो 95 96 दिखा रहा है, अच्छा है ऑक्सीजन, तो फिर वो बैठ जाते हैं। मगर जो चलते हैं तो उनको ऑक्सीजन ड्रॉप होता है, तब उनको पता चलता है अरे मेरा तो ऑक्सीजन ड्रॉप हो रहा है, तब टाइम निकल जाता है। देखो, एक योग्य समय पे योग्य डॉक्टर से लेना ये बहुत जरूरी है कोविड में। किसी से को भी आपने खुद को डॉक्टर मत समझिए, मगर ये आपको जो बताया जा रहा है, ये आपको प्रेजेंटेशन आपको सेव किया जाएगा, नारुगोपाल प्रभु आपको सबको बता देंगे। ये आप सेव करके इस तरह से आपको ये 6 मिनट वॉक टेस्ट करना है, पता करना है कि आपका ऑक्सीजन कितना है। तो आपको खुद को मॉनिटरिंग करना है, क्योंकि आजू बाजू में इतने अस्पताल नहीं होते, डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते वेस्ट बंगाल साइड में, ईस्टर्न साइड में, कि आपको अवेलेबल हो, मगर आपको ये चीज आपको खुद होके मॉनिटर करना है। ओके, तो ये रहा आपका माइल्ड मॉडरेट और इसका 6 मिनट वॉक टेस्ट का। तो हमने कुछ हेल्पलाइन नंबर भी इसमें ईमेल आईडी किया है। किसी भक्तों को ईमेल करके अपनी रिपोर्ट भेजना हो, उसमें कुछ गाइडेंस पूछना हो, किसी भक्तों को फोन करना हो, या आयुर्कोर 3 के बारे में कैसा लिया जाता है, क्या करना है, उसके बारे में भी ये नंबर दिए गए हैं। इस पे आप मैसेज और फोन कर सकते हैं। आयुर्कोर 3 के बारे में हमारे जो वेदांती प्रभु है, वो हमारे रिसर्च के हेड है, वो आपको बता देंगे। और ये सब आप अगर पूरी तरह से करते हैं, मैं आपको ये 100% मैं आपको इसका भरोसा दिलाता हूं कि आपका जीवन सुरक्षित हो सकता है। ये भगवान के ही दिए हुए गुण हैं, भगवान ही हमें डायरेक्ट कर रहे हैं। इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हानिकारक है, इसलिए आपको इसको लेना चाहिए और अपने जीवन को बचाना चाहिए। तो वो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपको वेदांत प्रभु है आयुर्कोर 3 के बारे में आपको बता देंगे। उसके बाद कोई प्रश्न हो तो हम उसके बाद प्रश्न ले लेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद सचिप्राण प्रभु, बहुत अच्छे से आपने समझाया। जैसे सचिप्राण प्रभु ने बताया, मैं जो उन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस हमको बताए, हम प्रिवेंशन के लिए और ट्रीटमेंट के लिए हम क्या क्या चीजें उपलब्ध है, वो बहुत सारे ऑप्शंस प्रभु जी ने दिए। उसमें से एक सिंपल सा ऑप्शन उन्होंने रखा आयुर्कोर 3। तो ये जो दवा है आयुर्कोर 3 का ऑप्शन, इसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफली हम चर्चा करेंगे।
तो अभी हम देखते हैं कि वैक्सीन आया हुआ है और हमें वैक्सीन भी लेना चाहिए। वैक्सीन के ऊपर हमारा काफी विश्वास भी है। लेकिन क्यों इतना विश्वास है हमें वैक्सीन के ऊपर? क्योंकि उसके ऊपर प्रॉपर एक पद्धति से ट्रायल किए, एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, उसके रिजल्ट गवर्नमेंट के साथ शेयर किए गए। तो अभी हम सब कॉमन पब्लिक को विश्वास है कि हाँ, ये वैक्सीन हमको बचा सकते हैं। हम भी उसी तरह, जिस तरह उसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल हुए, उसी तरह इस दवा के ऊपर भी उसी लेवल के, उतनी ही गुणवत्ता के एक्सपेरिमेंट और ट्रायल हमने किए। टोटल हमने 3 ट्रायल, यहाँ पे 3 क्लिनिकल ट्रायल आयुर्कोरो 3 के किए हैं, जो मैं आपको अभी प्रेजेंट करूंगा। ज्यादातर अभी जैसे प्रभु जी ने बताया, सेकेंड वेव फर्स्ट वेव का डिफरेंस बताया, अभी थर्ड वेव भी शायद आ सकती है। जैसे ये प्रोफेसर राघवन, जो साइंटिफिक एडवाइजर है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो भी बता रहे। और डायरेक्टर जनरल मिस्टर शेखर मांडे, वो भी हमको बता रहे कि थर्ड वेव भी आ सकती है। तो डरने का कोई भी कारण नहीं है, हम अच्छे से प्रिपेयर है और पीछे प्रिपेयर रह भी सकते हैं। तो ये जो क्लिनिकल ट्रायल हमने शुरू किए, तो ऑब्वियसली उसकी टीम बनाई गई। तो टीम में आयुर्वेदिक डॉक्टर की जरूरत है, एलोपैथिक डॉक्टर की जरूरत है। आयुर्वेदिक एलोपैथिक सब डॉक्टर की जरूरत क्यों है? क्योंकि ये दवा एक इंटीग्रेटेड अप्रोच से बनाई गई है। यहाँ पे मैं खुद एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर चौधरी भी एलोपैथिक डॉक्टर है, शशि प्राण प्रोजन ने प्रेजेंटेशन दिया। सिर्फ एलोपैथी सफिशिएंट नहीं है, एक अलग बीमारी का हम सामना कर रहे हैं, इस बीमारी को अच्छे से डील करना है, तो शायद हमको एलोपैथी के कॉम्बिनेशन आयुर्वेदिक के इकट्ठा लाने पड़ेंगे। एक आयुर्वेदिक और एक इंटीग्रेटेड अप्रोच हमको लाना पड़ेगा, ताकि हम बहुत सक्सेसफुली इसे डील करें। और यही ख्याल रखे एलोपैथी आयुर्वेदिक के डॉक्टर की टीम इकट्ठा आई। साथ में ये जो दवा है, और जब ये ट्रायल एक्सपेरिमेंट शुरू होगा डायरेक्टली पेशेंट के ऊपर, कोविड-19 पेशेंट के ऊपर जब एक्सपेरिमेंट होगा, तो कुछ लैब टेस्ट करने पड़ेंगे। तो हमने लैब टेस्ट के लिए एक बेस्ट लेबोरेटरी इंडिया की जो है आईआईटी बॉम्बे, उसको चुना। और उसमें प्रोफेसर गणेश और उनके सहायक सब जुड़ गए, और श्री सर्विसेज ऐसे एक टीम बन गई हमारी। इस टीम ने एक क्लिनिकल ट्रायल चालू किए। ये जो दवा है आयुर्कोरो 3, उसमें क्या है, और मैं क्यों ये बता रहा हूँ कि आयुर्कोरो 3 काम करेगा, कोरोना में काम करेगा, उसके ऊपर जरूर मात करेगा, क्योंकि उसमें कुछ घटक पाए गए एंटीवायरल। अभी सच्ची प्राण प्रभु बता रहे थे, हल्दी के बारे में बता रहे थे वो, कि उसमें एंटीवायरल प्रॉपर्टीज पाए गए, इसलिए हम बचपन से हल्दी का दूध के ऊपर विश्वास रखते हैं। तो इसी तरह जिस घटकों से आयुर्कोरो 3 बना है, जिस चीजों से आयुर्कोरो 3 बना हुआ है, उन चीजों में ये बहुत सारे गुण दिखाए गए। एंटीवायरल प्रॉपर्टीज, एंटीबैक्टीरियल, इम्यूनिटी बूस्टर, एंटीऑक्सीडेटिव, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाए गए। कैसे प्रॉपर्टी पाए गए? आईआईटी बॉम्बे उस लेबोरेटरी में हाई रिजोल्यूशन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और लिक्विड स्टेट एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक बहुत आधुनिक तरह के, बहुत शास्त्रोक्त प्रमाण से किए गए एक्सपेरिमेंट्स वहां किए गए। उसमें पाया गया कि इसमें ये सब अलग अलग जो घटक आपके सामने दिखे हैं, और जो अलग अलग प्रॉपर्टीज इन घटकों में है, उसके वजह से ये कोविड-19 के डिसीज में हमें हेल्प कर रहा है। जैसे हमने अभी देखा कि वो एंटीवायरल भी है, अपने इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। और जैसे सच्ची प्राण प्रभु आपको बता रहे थे कि अगर थोड़ा बहुत दवा लेना भी पड़ा एलोपैथिक, तो उसमें भी सहायक रहेगा। वो जो एलोपैथी दवा का प्रभाव है, उसको बढ़ाने में भी ये मदद करेगा। उसको बोलते हैं बायो एनहांसर। एलोपैथी का प्रभाव भी अगर जरूरत पड़ा, तो उसका भी प्रभाव वो बढ़ा सकता है। बाजू में लिटरेचर से कैसे प्रूफ है इसके यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये है हाउ आयुर्कोरो 3 वर्क्स, दिस इज हाउ इट वर्क्स। हमने अभी मैं आपके सामने जो 6 से 7 मिनट प्रेजेंटेशन दूंगा, जो 3 अलग अलग प्रयोग हमने किए, एक्सपेरिमेंट्स हमने किए, इन 3 एक्सपेरिमेंट्स के बारे में आपको मैं बताऊंगा अभी। तो अभी हम पहला एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल के बारे में चर्चा करेंगे। जो भी हम कोई क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, तो उस कंट्री के कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज हमको फॉलो करने होते हैं। वही हमने भी किया। जैसे मैं वैक्सीन के बारे में चर्चा कर रहा था, वैक्सीन में हमें भरोसा है, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से क्लिनिकल ट्रायल एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर पूरे किए गए। तो इस औषधि के ऊपर भी उसी ही प्रमाण से प्रयोग किए गए। तो क्या क्या जरूरत है? इस बायोमेडिकल रिसर्च एथिक्स कमेटी का अप्रूवल, क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन, और आयुष मिनिस्ट्री को जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने बनाए हैं वो सबमिट करना। ये सब सरकारी जो नियम है और जो उनके रिक्वायरमेंट है, वो पूरे होने के बाद हमने ये एक्सपेरिमेंट चालू किया।
एक्सपेरिमेंट चालू किया तो क्या किया हमने? एक्सपेरिमेंट किन के ऊपर किया? हमने एक एक्सपेरिमेंट कोविड-19 पेशेंट्स उनके ऊपर किया, और उन कोविड-19 पेशेंट को हमने 2 ग्रुप में डिवाइड किया। पहला ग्रुप जो इस कलर में दिखेगा कंट्रोल, और आगे के कुछ स्लाइड एक्वेस कलर, इस कलर में जो भी आपको दिखेगा, तो आपको जानना होगा कि ये कलर उन मरीजों का है जिनमें आयुर्कोरो 3 ये दवा एडिशनली दी गई है। तो अभी हमारे पास क्या है? हमारे पास 2 ग्रुप है। एक ग्रुप जिसको हमारा आयुर्कोरो 3 दवा मिला है, और दूसरा ग्रुप जिसको ये दवा नहीं मिला है। अभी हम ये 2 ग्रुप में बांट के हम क्या देखना चाहते हैं कि कौन सा ग्रुप को ज्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट मिला, कौन से ग्रुप ज्यादा तुरंत उनके जो तकलीफ है वो कम हो पाए, ये हम देखना चाह रहे हैं 2 ग्रुप डिवाइड करके। तो हम क्या करते हैं, आप यहाँ देख रहे हैं, सिंपल सिर्फ 2 चीजें करते हैं। ये क्लिनिकल ट्रायल में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम समझने के लिए 2 चीजों को प्राधान्य रूप से अभी चर्चा करेंगे। तो आप ये देख रहे हैं आयुर्वेद दवा है, तो दवा देने से पहले हमने क्या किया, और दवा देने के 2 दिन के बाद हमने इस एक्सपेरिमेंट्स में क्या किया। दवा देने से पहले मरीजों के जो लक्षण होते हैं, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, बुखार, या जीवा में टेस्ट नहीं है, वीकनेस आया है, शरीर दर्द हो रहा है, तो ये सिम्टम्स का हमने स्टडी किया। और लेबोरेटरी जो तपास, हम आरटीपीसीआर नाम का तपास अभी सब लोग आप जानते हैं, कोरोना के लिए तपास किया जाता है। तो इस तपास का जो साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू होता है, वो सिर्फ हमने ये नहीं देखा कि ये तपास पॉजिटिव कि नेगेटिव। आप सब जानते हैं पॉजिटिव, आरटीपीसीआर पॉजिटिव आता है तो आप कोविड-19 के मरीज है, नहीं तो नहीं है। लेकिन जब हम प्रयोग करते, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हम थोड़ा उससे आगे जाते हैं। तो हमने उस तपास के अंदर उसके साइकिल्स कितने हैं उसके ऊपर भी चर्चा की। जितने ज्यादा साइकिल्स उतना वो मरीज ठीक होते जाता है, जितने कम साइकिल्स उतना उस मरीज को ज्यादा बीमारी है। तो जितने ज्यादा साइकिल्स मतलब उतना वो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ऐसा उसका प्रमाण होता है। तो हमने दवा देने से पहले, उसको डे 1 बोलते हैं हम, उस दिन हमने क्या किया, मरीजों के लक्षण क्या थे वो रिकॉर्ड किए, और उनका लेबोरेटरी का तपास भी रिकॉर्ड किया। फिर हमने दवा दी, और दवा देने के बाद आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन दवा देने के बाद भी वही 2 चीजें फिर से की। उनके लक्षण क्या थे, उनका लेबोरेटरी क्या था। हमें देखना चाह रहे हैं कि 2 दिन के बाद तुरंत आयुर्वेद देने के बाद क्या इन मरीजों में कुछ बदलाव आया, क्या उनको कुछ फायदा हुआ। तो ये जैसे कोई शुरुआत होती है किसी भी क्लिनिकल ट्रायल की, रिसर्च की, तो हमको पेशेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। ये हमारे रिसर्च टीम के डॉक्टर्स है, और ये पेशेंट रिक्रूट हो रहा है। ये अलग अलग सरकार मान्य, सरकार से चलाए हुए गवर्नमेंट डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है जहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल किया गया। ये फिर से एक फोटो है हमारा। और हमने जैसे अभी आपको बताया कि दवा देने से पहले भी हम तपास करते हैं, दवा देने के 2 दिन के बाद भी तपास करते हैं, डिस्चार्ज के वक्त भी, और डिस्चार्ज के बाद 1 हफ्ता, 4 हफ्ता और 6 हफ्ते के बाद भी। डिस्चार्ज के बाद क्यों कर रहे हैं? डिस्चार्ज के बाद इसलिए कि डिस्चार्ज के बाद जब घर जा रहा है मरीज, तो क्या वो अपने दैनंदिन जीवन में काम कर पा रहा है, क्या अभी भी उसको तकलीफ है, ये जानना भी जरूरी है। इसलिए डिस्चार्ज के बाद भी इन मरीजों को फोन करके उनका फॉलोअप किया गया। तो अभी आपके सामने समर्पित है ये रिजल्ट्स 2 दिन के बाद। अभी आपको जैसे मैंने बताया था, ये एक्वेस कलर जो है, आपको याद रखना है, आगे के स्लाइड में भी, आगे भी 2-3 स्लाइड होंगे। एक्वेस कलर जहां दिखेगा वो ग्रुप वो मरीजों का है जहां पे आयुर्वेद 3 दवा दी गई है। और दूसरा ग्रुप कंट्रोल ग्रुप जिसको हम बोलते हैं, जो लाइट पिंक कलर है, वो मरीज, वो ग्रुप जहाँ पे आयुर्वेद 3 दवा नहीं दी गई। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये नंबर्स क्या, 84 क्या है, 84%, ये परसेंटेज में दिया हुआ है। 84% लोग इंप्रूव हो गए, उनका कफ चला गया 2 दिन के अंदर। सांस लेने में तकलीफ 92% लोगों में 2 दिन के अंदर तकलीफ चली गई। टेस्ट न रहना, अगर टेस्ट नहीं है अपने टंग पे तो हम खाना नहीं खाएंगे, इम्यूनिटी कम होगी, कोविड से कैसे हम फाइट कर पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम ही 75% लोगों में चला गया, और बुखार भी 88% लोगों में चला गया। तो आप देखते हैं कि ये जो जिन लोगों ने दवा खाई है उनको ज्यादा मात्रा में फायदा हुआ, ऐसे इस एक्सपेरिमेंट से, क्लिनिकल ट्रायल से बाहर आया। यहाँ पे आप देख रहे हैं उनकी पी वैल्यू वगैरह हमने कैलकुलेशंस किए, 0.001, मतलब बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव, ऐसा उसका साइंटिफिक कैलकुलेशंस आईआईटी बॉम्बे लैबोरेटरी में किए गए, और देखा पाया गया कि ये बहुत ही ज्यादा प्रभावी रहा। तो मैंने 2 पॉइंट बताए थे। पहला पॉइंट जो आपके सामने रखा, मरीजों के लक्षण, और दूसरा हमारे लैबोरेटरी का तपास। तो दूसरे पॉइंट में भी मरीजों में कंट्रोल ग्रुप से डबल बेनिफिट पाया गया। लैबोरेटरी में डबल बेनिफिट, हमारा लैबोरेटरी टेस्ट बहुत अच्छा हो रहा है। इसका मतलब क्या है, लैबोरेटरी अच्छा हो रहा है, इसका मतलब कि हम उस वायरस को मार पाए, कोरोना वायरस को मार पाए। अगर हम वायरसेस को कम करते हैं तो ऑब्वियसली इन्फेक्शन कम होगा और स्प्रेड भी कम होगा,
और लंग्स के अलावा बाकी के ऑर्गन्स में भी उसका स्प्रेड कम होगा। अगर स्प्रेड कम होता है तो आईसीयू का ज्यादा जरूरत नहीं और बहुत महंगी महंगी दवाई खाने की भी उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे 2 अनुभव हमको इसमें दिखे गए। अब ये है डिस्चार्ज के बाद क्या हुआ मरीजों के साथ। 7वें दिन, 48 के दिन, 42 डेज के दिन भी हमने पाया कि ज्यादातर मरीज जिन लोगों ने आयुर्वेद लिया है क्विकली वो उस बीमारी से बाहर आ पाए और अपना दैनिक जीवन बहुत अच्छे से वो चालू कर पाए। डिस्चार्ज के बाद भी इसका अनुभव अच्छा रहा पेशेंट के साथ। एक एक्सपेरिमेंट सफिशिएंट नहीं है, सरकार बहुत ज्यादा डेटा चाहती है, तो हमने दूसरा एक्सपेरिमेंट भी किया इसके ऊपर। और दूसरा एक्सपेरिमेंट करने के पहले ऑब्वियसली जितने परमिशन जरूरत होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, CTRI और आयुष मिनिस्ट्री, उनके भी परमिशंस लिए गए। और ये जो रिजल्ट्स मैं आपको आपके सामने अभी बताया और प्रेजेंट कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, वो सब रिजल्ट की कॉपी हमने आयुष मिनिस्ट्री को सबमिट की है ताकि वो वेरीफाई कर सके। तो जो भी डेटा हमारा चर्चा हो रहा है अभी वो सब ऑलरेडी सबमिट किया गया है जाकि उसका अच्छे से ऑडिट भी हो सके। तो इसमें अभी हमने थोड़े ज्यादा पेशेंट लिए, 87 पेशेंट एक ग्रुप में, दूसरे पेशेंट ग्रुप में 87 पेशेंट, जो एक एक्वा कलर्स है इसका मतलब उन मरीजों जिन्होंने आयुर्वेद लिया है। तो यहाँ पे भी हमने दवा देने से पहले भी और दवा देने के तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन डिस्चार्ज और डिस्चार्ज के बाद भी इन मरीजों का इवैल्यूएशन किया। और हमको क्या फर्क पाया हमने, जैसे आपको मैंने बताया था आपको एक कलर याद रखना है, एक्वेस कलर, वो उन ग्रुप का है जिन्होंने दवा खाई है। तो यहाँ पे भी दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी, पहले एक्सपेरिमेंट में तो फायदा दिखा, लेकिन दूसरा एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें भी बड़ी मात्रा में खांसी जिनको है उनका खांसी 68% तुरंत चला गया तीसरे दिन ही। 5वें दिन, 7वें दिन, डिस्चार्ज दिन, जैसे ही दिन बढ़ते गए वो फायदा इन ग्रुप में ज्यादा ही पाया गया। इन कंपेरिजन जो दूसरा ग्रुप था जिन्होंने नहीं खाया उनमें थोड़ा कम फायदा पाया। उनमें 17% पीपल का कफ चला गया, इसमें 68% लोगों का कफ चला गया। उसी तरह सांस लेने में दिक्कत, इस ग्रुप को भी जिन्होंने दवा ली उनमें बहुत अच्छी तरह से फायदा पाया गया। जिनका टेस्ट चला गया उन लोगों को भी इस एक्सपेरिमेंट में बहुत फायदा देखा गया। जिनका वीकनेस है उनको भी, फीवर है उसमें भी ज्यादा फायदा पाया गया। तो पहले 2 एक्सपेरिमेंट्स हमने डिस्कस कर लिए, वो मरीजों के ऊपर किए थे। अभी तीसरा एक्सपेरिमेंट थोड़ा अलग है, थर्ड क्लिनिकल अलग है, वो हमने मरीजों पे नहीं किया, वो डॉक्टर्स, नर्सेस, हेल्थ केयर वर्कर पे किया। ये जानने के लिए वो डॉक्टर है, नर्सेस, हेल्थ केयर वर्कर बीमार नहीं है, इसलिए उनको ऊपर किया कि क्या बीमारी आने से पहले, जिसको टेक्निकली हम बोलते हैं प्रोफाइलैक्सिस, जैसे वैक्सीन भी प्रोफाइलैक्सिस जैसा है। तो बीमारी आने से पहले हम लेके अपने को इस तरह बनाए, मजबूत बनाए कि ताकि वो कोरोना आने के बाद भी हमें अगर आता है तो अफेक्ट भी ना करे ज्यादा या फिर आए ही ना। तो हमने सोचा कि अगर हम डॉक्टर नर्सेस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, अगर उनमें ये फायदा पाया जाता है तो अगर, क्योंकि डॉक्टर नर्सेस तो हमेशा कोविड के इन्फेक्शन वार्ड में रहते हैं, हमेशा रिस्क रहता है उन लोगों को, अपनी जान की बाजी लगाकर इतना रिस्क लेके वहाँ वो पेशेंट की सेवा में लगे रहते हैं। अगर वो उनमें फायदा पाया गया, उनने इतने रिस्क एटमॉस्फेयर में भी अगर उनको फायदा है, तो जरूर जो कॉमन पब्लिक है हम जैसी, या जो पब्लिक बाहर कोविड कोरोना वार्ड में नहीं है, बाहर चल रही है, घूम रही है, उनको तो जरूरी फायदा होगा। ऐसा ही ट्रायल किया गया। इसके भी तीनों परमिशन, जितने परमिशन है वो लिए गए। और परमिशन के बाद हमने 1 दिन का जो डोज होता है अपना, आयुर्वेद का डोज वो 1 दिन का है, 1 दिन 1 महीने में लेना है। ऐसे 3 महीने तक हमने ये दवा इन 20 हेल्थ केयर वर्कर को दी और उनको 5 महीने तक फॉलोअप किया। और फॉलोअप करके हमने क्या देखा कि क्या उनको कोई इन्फेक्शन हुआ, क्या उनको कुछ सिम्टम आए, क्या उनको एडमिट करना पड़ा, ये हमने उनको पूछा और ये सब रिकॉर्ड हमने जमा किया। 120 डॉक्टर, नर्सेस, हेल्थ केयर वर्कर का रिकॉर्ड। और हमने इस जो भी हमारे परिणाम इस सामने आए उसको किससे कंपेयर किया, इंडिया के डेटा के साथ कंपेयर किया। ये ऑलरेडी इंडिया का पब्लिश डेटा है, मैंने आपके सामने रखा है, पेपर भी पब्लिश हो चुका है। और इस पेपर के हिसाब से 11% डॉक्टर को बीमारी होती है और 1% डॉक्टर, नर्सेस, हेल्थ केयर वर्कर मरते हैं। ये है इंडिया का स्टेटिस्टिक्स। तो हमारा स्टेटिस्टिक्स क्या रहा, जिन्होंने आयुर्वेद 3 लिया है डॉक्टर, नर्सेस ने, उनमें से कोई भी डॉक्टर्स को RT-PCR पॉजिटिव तो छोड़िए, उनको कोई लक्षण तक नहीं आया और डेथ भी नहीं हुई। तो जिन लोगों ने लिया वो काफी सकारात्मक हमको इसमें रिजल्ट्स मिले हैं। अभी 3 ट्रायल की चर्चा की, उसमें डेथ किसकी किसकी कितनी हुई। तो पहले क्लिनिकल ट्रायल में 0 डेथ इन आयुर्वेद 3, दूसरे क्लिनिकल ट्रायल में भी डेथ नहीं, तीसरे में भी नहीं, और बाकी ग्रुप जिन्होंने नहीं लिया उनमें कुछ डेथ पाए गए। तो ये कितना सेफ कर रहा है लोगों को, ये भी आपको इस क्लिनिकल ट्रायल से पता चल रहा है। लेना बहुत आसान है, 2 बार गार्गल करना है और 3 बार इसको पीना है। और कैसे लेना है क्या नहीं, वो पूरा उस जो बॉक्स आप
आपके सामने आप खरीदेंगे उसमें वो सब दिया हुआ है। किन्होंने लेना चाहिए? जो पेशेंट्स है, जिनको लगता है कि अरे बाबा मैं कोई खांस रहा था, किसी के कांटेक्ट में आया हूँ, डरने की कोई बात नहीं, वो भी ले सकते हैं। और किसी को लगता है कि मुझे इंतजार नहीं करूंगा मैं बीमार होने का, पहले लेके मैं खुद को प्रभावशाली बनाना चाहता हूँ, वो भी ले सकते हैं। कौन नहीं ले सकते? प्रेग्नेंट औरतें, 8 साल के नीचे वाले बच्चे, जिनको क्रोनिक किडनी डिसीज है या जिनको गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, या ऐसे लोगों को नहीं दिया जाना है। बहुत बार ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं हमारे सामने, तो सचिप्राण प्रभु को बहुत आंसर करने पड़ते हैं, तो मैं 2-3 प्रश्न इधर ही आंसर कर देता हूँ। कोई बोलते हैं कि हम आयुर्वेद 3 ले सकते हैं क्या? हमने तो पहला डोज दिया है वैक्सीन का, दूसरा डोज लिया है। तो आप चाहे तो ये ले सकते हैं, क्योंकि वैक्सीन का काम करने का तरीका अलग है, इस दवा का काम करने का तरीका अलग है। वैक्सीन के बाद भी लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, लेकिन वैक्सीन तो लेना जरूरी है। और जिनको कुछ लोग ऐसे हैं उनको नहीं लेना है, ऐसे भी कुछ विचार वाले लोग हैं। तो अगर दोनों लेते हैं तो शायद उसका दोनों का बेनिफिट मिलके हमें ज्यादा सिक्योरिटी मिल सकती है। डायबिटिक हाइपरटेंसिव ले सकते हैं क्या? जिनको डायबिटीज यस, वो ले सकते हैं, क्योंकि आपके सामने क्लिनिकल ट्रायल जो पेशेंट के ऊपर किए उसमें कोई डायबिटिक मरीज है, कोई हाइपरटेंसिव, उन्होंने भी लिया, और इसलिए आप उसको ले सकते हैं। बच्चों के बारे में 8 साल से 12 साल के बच्चे आधा डोज ले सकते हैं, और जो 8 साल के नीचे है उनको एक बार आयुर्वेदिक डॉक्टर को पूछना जरूरी है, ये उम्र के हिसाब से। ओल्ड पीपल ले सकते हैं क्या? हाँ, अबाउट 10 ईयर्स, कोई एज लिमिट नहीं, सब लोग ले सकते हैं। एडमिटेड लोग ले सकते हैं क्या? हाँ, एडमिटेड लोग ले सकते हैं, अगर उनके डॉक्टर जो ट्रीट कर रहा है उनको अगर वो अनुमति देते हैं तो वो लोग भी इस दवा को ले सकते हैं। ये जो दवा है आयुर्वेद 3 जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें जो भी जिन चीजों से बना हुआ है उन चीजों को एफडीए ने अप्रूवल दे दिया है, और इन चीजों को इकट्ठा ला के हम उसको किट बोल रहे हैं, आयुर्वेद किट। तो ये उसके अप्रूवल्स है। और जो अपने आयुष मिनिस्टर श्रीपाद नाइक सर, उनको भी इस दवा का उनको भी दिया गया है दवा। इसके रिजल्ट्स ये है उनको सबमिट किए गए हैं। और सचिप्राण प्रभु ने ऑलरेडी आपको बताया है कि इसको पाने के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए अलग अलग नंबर्स, वेबसाइट भी बनी है, वेबसाइट पे आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी। डॉक्टर इंस्टॉलेशन एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो पेशेंट्स और डॉक्टर जो ने दवा खाई है उनका एक्सपीरियंस वो लोग बताएंगे। 2 मिनट का वीडियो है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे पेशेंट, आपका एक्सपीरियंस, पेशेंट जिसने दवा खाई वो भी बता रहा है, और डॉक्टर ने भी ये दवा खाई है क्योंकि डॉक्टर एक बार बीमार पड़े थे, तो उनके एक्सपीरियंस आपके सामने। जब मैं एडमिट था पीवी जोशी में, तो मुझे जब खांसी करता था तो बहुत पेन होता था खांसते खांसते। तो एक बार आयुर्वेदिक सेक्शन से मतलब मुझे कुछ बोले कि ये गार्गिल आप कीजिए और आप एक पेपर साइन कर दीजिए। तो मैंने साइन किया। उसके बाद जब गार्गिल करने के बाद मुझे 10 से 15 मिनट में जो मेरे को जो दम लगता था, वो पेन हो रहा था, वो पेन एकदम धीरे धीरे करके कम होने लगा। और दूसरे दिन तो एकदम जैसे कि सूखा हुआ जैसा है ही नहीं अंदर छाती में। मुझे स्मूथनेस लगा और मुझे एनर्जी जैसा फील हुआ है। सांस लेते वक्त तकलीफ हो रहा था, जिससे मुझे खांसी रिपीटेड होता था, वो खांसी जो है वो कंट्रोल होने लगा। तो इस मेडिसिन से काफी फर्क पड़ा। मतलब एलोपैथिक तो था, लेकिन आयुर्वेदिक मेडिसिन ने उस टाइम के लिए मेरे पेन को कम था। ये जो हमको आयुर्वेदिक सेक्शन से दिए गए, वो हर व्यक्ति अगर लेंगे तो उनकी तकलीफ काफी काफी मतलब 99.99% कम ही हो जाएगा। आई का जो प्रोडक्ट है वो इसमें काफी इफेक्टिव है, और इसके बिना कुछ होना मतलब बहुत ही मुश्किल है। वो धीरे धीरे केस बिगड़ ही जाता है, लेकिन इसके साथ में मेरा केस। I am Dr. Sheetal Ora, practicing in South Pune. We are all aware how this pandemic is spreading since last 1 year. Working with COVID patients and seeing patients very closely, I myself was infected last month. I had fever, cough, cold, and terrible weakness. I was taking all allopathic medicines. I had very less improvement. Hence, I consulted Dr. Nana Sahib Rihani from Mukti Vedanta Hospital, Mira Road. He advised me to use the Ibuprofen 3 along with some other Ayurvedic medicines. With the use of this kit, I found improvement in my symptoms. This kit is used for only 1 month. It is very easy to use it, and my symptoms were reduced. The throat pain, weakness, and along with the cough was reduced. I found it very useful to reduce the viral load. This is my personal experience. We should all use this kit as early as possible, and it definitely prevents severity in symptoms. Now, I myself is advising my patients to use Ibuprofen 3. Thank you. तो हम ये देख सकते हैं कि कैसे
मरीज भी अच्छा है, उनका एक्सपीरियंस है, और जो डॉक्टर्स है उनके भी अच्छे एक्सपीरियंस है। अभी डॉक्टर भी उनके दूसरे पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। ये छोटा सा ब्रीफली प्रेजेंटेशन आपके सामने, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हमने किए वो सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट मैंने रखा। तो मैं सचिप्राण प्रभु और जो होस्ट हमारे हैं उनको विनती करता हूँ कि इस कार्यक्रम को अभी आगे आप लेके जा सकते हैं। Hare Krishna. Thank you so much, Sachipran Prabhu and Vedanta Krit Prabhu. We have half an hour or so. If anyone has any questions, this is the time to ask. যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে এখন জিজ্ঞাসা করার সময়। Hare Krishna. You can raise your hand and then I'll call out the name. And Sachipran Prabhu, you can decide who's gonna answer. Either you're gonna answer or Vedanta Krit Prabhu is gonna answer. Akhilatma Prabhu, please unmute and speak. Yeah, my question is that अभी जो वैक्सीन है, कोविशील्ड कोवैक्सीन अभी अवेलेबल है, कहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ये क्या ये हमारा सेफ गार्ड है, इसको लेना चाहिए कि कोई बोलते हैं नहीं लेना चाहिए, कोई बोलते हैं लेना चाहिए, इसमें से कुछ डाउट है, उसमें उसको थोड़ा सा हमको क्लियर होना चाहिए चाहते थे। Sachipran Prabhu, can you answer? Is Sachipran Prabhu here? Vedanta Krit Prabhu, you can respond, I guess. Yeah. तो ये बहुत सारे लोगों में है कि वैक्सीन ले न ले, लेना चाहिए नहीं चाहिए, दोनों में से कौन सी लेनी चाहिए। तो आप देखते हैं कोवैक्सीन वैक्सीन भारत में बनी हुई है, कोविशील्ड बाहर के कंट्री से आई हुई है। बहुत सारे भक्तों में थोड़ा सा मतभेद है। कुछ लोगों को तो लगता है कि इसमें गाय का कुछ चमड़ी यूज किया है या उनका प्लाज्मा यूज किया है। ऐसे बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स फैले हुए अपने भक्तों में। तो ऐसा कुछ नहीं, हमने काफी अच्छे से उसकी जांच की है। ऐसा कुछ उसमें पाया नहीं गया है, वो लेना चाहिए। और आप लेते तो ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और लेने के बाद फिर उसके बाद भी अगर आपको एडमिट होना पड़े और आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो भी आपके इन्फेक्शन कम होगा, आपको जल्दी से हम डिस्चार्ज करने में मदद कर सकते हैं। आपका आईसीयू का नीड या बहुत बड़े-बड़े जो एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स है जो बहुत महँगे हैं, उनका भी ज़रूरत कम पड़ेगी। सच्चिप्राण प्रभु, प्रश्न है कि क्या हम कोवैक्सीन और कोविशील्ड लेना चाहिए? वैक्सीन की लेने की ज़रूरत है, वो मैंने आंसर किया। वैक्सीन लेना चाहिए कि नहीं, वैक्सीन तो रिकमेंडेशन है कि वैक्सीन लेना जरूरी है, मगर अभी इसमें वैष्णव कम्युनिटी में ये वैक्सीन के प्रति हम लोगों ने एक ऐसा स्टांस लिया है। मगर मैं सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भी लेना चाहते हैं वो हमारा रिकमेंडेशन रहेगा कि लेना है, क्योंकि भक्तों का शरीर बचाना इसे और क्या हो सकता है। एक वैष्णव को शरीर बचाना बहुत जरूरी है और भक्तिविनोद ठाकुर खुद कहते हैं कि अपने शरीर को बचाना और वैष्णव की सेवा करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें लिए ये वैक्सीन उसको लाइफ को बचाने में काफी हद तक इसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। जो भी लोग वैक्सीन लिए उसमें आईसीयू का भर्ती और ये ऐसा कुछ चीज हमें अभी तक तो हमारे देखने में तो नहीं आया है, इसलिए ना अच्छा रहता है, वैक्सीन लेना जरूरी है। कोई कोई बोलते हैं जो वो अभी जो वायरस का नेचर चेंज हो गए हैं, वो कोविशील्ड का जो कि कोवैक्सीन का जो अगर कोई लेंगे तो उसमें काम नहीं करेगा, तो अननेसेसरीली वो लेने से क्या फायदा? देखो उसमें एक उदाहरण है कि ये कोविड वैक्सीन है, कोविड है ना, इसका फैमिली वैक्सीन तो या सभी स्ट्रेन पे काम नहीं करेगा, बट वो जो कौन्स का फैमिली है, कौन्स में अभी पुतना आएगी, कभी बकासुर आएगा, मगर फैमिली वैक्सीनेशन तो हो गया, उसका जो वो इम्यूनाइज हो गया बॉडी, तो उसके स्ट्रेन पे काम ज्यादा नहीं करेगा। पॉजिटिव आ सकता है फिर भी, मगर उसका डेथ सिचुएशन कम आएगा, क्योंकि उसका वैक्सीन से उस शरीर का वो फैमिली का वैक्सीन हो गया है। जैसे पुतना के प्रति वैक्सीन नहीं है, बकासुर के प्रति नहीं है, बट कौन्स के प्रति हुआ है, तो वो जानलेवा बीमारी से हम लोग बच सकते हैं, इसलिए वो वैक्सीन उपयोगी है। तो ये वैदिक स्टाइल से बताने का कह रहा हूँ कि वैक्सीन लेने से पॉजिटिव शायद हो सकता है, पर उसका डेथ जो है उसकी मात्रा एकदम कम है, यानी वो ना के बराबर है। और कोवैक्सीन मिलता है तो और अच्छा है, वो कंप्लीट वैक्सीन है और बाकी सभी स्ट्रेन पे भी काम करती है।
तो उसमें से कौन सा बेटर है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन? वो भी तो दो। कोवैक्सीन बेटर है, कोवैक्सीन वैक्सीन बेटर है, मगर अभी अवेलेबल होना अभी चालू हो जाएगा, तो कोवैक्सीन लेना जरूरी है। कोवैक्सीन अच्छा वैक्सीन है, पर हमने अभी खुद जब हमारे पास पे नहीं था तो जो वैक्सीन अवेलेबल था वो लिया है। अभी कोवैक्सीन आएगा तो अगर आपको ऑप्शन दिया जाए तो आपको कोवैक्सीन लेना है। अभी किसने बता रहे हैं, और हमारा एक दो क्वेश्चन है, और कोई किसी ने बता रहा है वो जो मास्क हम पहन रहे हैं, कोई तो डबल मास्क पहनो, तो मास्क पहनने से क्या हम कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं, बोलते हैं वो अगर वो मास्क पहना रहेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड होकर अंदर में आएगा, तो फिर सफोकेशन फील होता है, दिक्कत होता है। तो ये क्या बात, ये आप क्या इसमें से आपको क्या विचार है? मास्क जो है वो हम लोग कंटिन्यूअसली ऐसा 24/7 लगा के नहीं बैठना है। मास्क कब यूज करना है, जब हम बाहर निकलते हैं और हम लोग क्राउड में जाते हैं, गर्दी की जगह पे जाते हैं। वो गर्दी की जगह पे ऐसी जगह पे जाते हैं जिसमें हमको संक्रमण होने का ज्यादा चांसेस है। अभी घर पे भी संक्रमण हो सकता है, मगर वो घर के व्यक्ति से पता चलता है भाई इसको सिम्टम था, तो हम लोग थोड़ा प्रिकॉशन लेते हैं। और बीच बीच में आपको जैसे कोई अगर खुली हवा हो, कोई साथ में क्राउड में नहीं हो, तो आप थोड़ा सा आपका नेचुरल एयर भी ले सकते हैं। मगर आप गर्दी जगह पे, जैसे कोई क्राउड जगह पे जा रहे हैं, कोई ट्रेन में जा रहा है, कोई बस में जा रहा है, ऐसे जगह पे आपको ये मास्क पहनना जरूरी है। कॉटन का मास्क भी होता है, अच्छी तरह से भी पहन सकते हैं। ये ऐसे मास्क मिलते हैं बढ़िया से, उसको पहन सकते हैं। इससे दो प्रोटेक्शन है, एक तो आपको अगर संक्रमण है तो आप दूसरों को फैलाएंगे नहीं, और दूसरों से आपको मिलेगा भी तो कम मात्रा में मिलेगा। समझो आपने कभी ऐसा रखा हो, हाँ, तो नाक में से जाएगा, थोड़ा संक्रमण हो सकता है। इसलिए आपको थोड़ा सा मास्क का एक सबसे बड़ा, अभी नए नए मास्क आ रहे हैं, अभी ये मास्क जो है ये वायरस को किल करने वाला मास्क है, ऐसा बोल के नया मास्क, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आएंगे अभी आगे जाके। मगर अभी फिलहाल तो आपको मास्क पहनना आपके लिए अच्छा है। मास्क पहनना है, मगर आपको कंटिन्यूअस लगा के नहीं रख सकते, क्योंकि उसमें अपने को फ्रेश एयर भी चाहिए। तो आप गर्दी की जगह पे मत जाइए, अगर जाना जरूरी हो तो मास्क पहन के जाइए। और लास्ट क्वेश्चन है, वो बोलते हैं एक नाइट्रिक ऑक्साइड एक नाजल है, अगर वो यूज करेंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड तो कोरोना से प्रिवेंट कर सकते हैं, तो ये बात क्या सही है? जैसे कि कनाडा में कोई बोला है जो नाइट्रिक ऑक्साइड एक वो नाक में से क्या है वो ये करना है, जैसा सूखना अभी है, एक नया इन्वेंशन आया है कि नाक में उसका स्प्रे करने से। पर अभी देखो ये जो न्यूज आता है, उससे न्यूज के बाद वो प्रोडक्ट जब आता है उसको रिसर्च टीम काम करती है, वो जिन जिन व्यक्तियों के ऊपर उसका रिसर्च किया है उसके रिजल्ट आना होता है। वो रिजल्ट आने के बाद वो एक कमिटी के थ्रू जाता है, फिर वो डायरेक्टर जनरल का कमिटी उसको प्रोसेस करता है। इसमें बहुत टाइम लगता है। कि न्यूज में क्या होता है, थोड़ा सा वो सब में फैलाने के लिए ना वो न्यूज में फैला देते हैं, और एक्चुअल में आता है तो उसमें पता चल जाता है कि इसका रियलिटी क्या है। कभी कभी रियलिटी अलग हो जाती है और वो न्यूज अलग हो जाता है। इसलिए न्यूज के जो भी चीज है उसको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि न्यूज है ना वो ऐसे ही आ जाता है उसमें। और 6-7 महीने 8 महीने जैसे रामदेव बाबा का मेडिसिन निकला, न्यूज फैला दिए, तो सब लोगों ने उसको इतना, फिर बाद में जब वो एक्चुअल दवाई आई तो लोग उसको अपोज करने लगे। पर दवाई अच्छी थी, मगर लोगों ने उसको अपोज किया क्योंकि उनको लगता था कि इसका सेल हो जाएगा। इसलिए न्यूज के माध्यम से कोई भी चीज आता है उसे अच्छी तरह से पढ़ के, आगे जब आएगा कोई अपने डॉक्टर को पहचान के उनके थ्रू से ही उसका मार्गदर्शन लेना है। अभी तो उसका कोई काम ठिकाना नहीं है, वो कब तक आएगा और उसका कितना रिजल्ट है, वो उसका कोई पढ़ाई रिसर्च अभी तक अपने पास अवेलेबल नहीं है। अच्छा, आयुर्क्रो आपका 3 कुछ मेडिसिन ग्रुप का बताया, आयुर्क्रो 3 आप लोग तो दिखा रहे थे, तो ये क्या जिसको कोरोना नहीं हुआ वो भी क्या अगर प्रिवेंशन के लिए वो प्रयोग कर सकते हैं क्या? क्या ले सकते हैं, सेवन कर सकते हैं? यस, प्रिवेंशन के लिए ले सकता है, और होने के बाद भी उसको बहुत कम सिम्टम आएंगे। आप प्रिवेंशन के लिए लेते रहोगे, जब सिम्टम भी आएगा तो बहुत कम मात्रा में आएगा, और वो टाइम पे भी आपको ये दवाई चलेगी। यानी ये दवाई लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आयुर्क्रो ये क्या एलोपैथी है क्या, कौन सा मेडिसिन है? आयुर्वेदिक दवाई है, आयुर्वेदिक दवाई है। उसमें एलम नाम का एक एलोपैथिक कंटेंट है, कुछ एलोपैथिक 1-2 कंटेंट है, मगर वो एलोपैथिक बोल नहीं, दवाई का कंटेंट नहीं बोल सकते। जैसे एडजेवेंट थेरेपी जैसे एलम बोल के उसमें कंटेंट है, बाकी सब आयुर्वेदिक दवाई है। तो ये अवेलेबल सब जगह में है, अवेलेबल है?
ये सब जगह पे अवेलेबल है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, सब कंट्रीज में भी उसको भेज रहे हैं, उसका अलग अलग है। आपको मायापुर में भी मैंने खुद भेजा है कल परसों, आई थिंक सुबक्षणा प्रभु के पास भेजा है, तो आप वहां पे भी आप अपने अपने कांग्रेगेशन से भी मंगा सकते हैं। अलग अलग सेंटर को मंगाना है तो उसका प्रोसेस मैंने दिया है, तो कांटेक्ट करके उससे मंगा सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। All right, thank you, Akhilatma Prabhu. So now we'll have Bhakti Gauram Narayan Maharaj, then Madhusudan Prabhu, then Madhav Kanta Prabhu. Bhakti Gauram Narayan Maharaj. हाँ हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। जो लोगों को कोरोना एक बार हो चुका है और उसको वो ठीक हो गए हैं, उसके पश्चात उनको कितने दिन के बाद वैक्सीन लेना चाहिए? कोई बोलता है 1 महीना, अभी बोल रहे हैं 6 महीना। कैन यू क्लियर इट? अगर कोविड इन्फेक्शन के बाद 6 वीक्स के बाद लेना है, यानी 6 वीक्स यानी 1.5 मंथ्स के बाद। अच्छा, 6 वीक्स के बाद ही वैक्सीन लेना है। तो अभी लोग जो ऐसे बोल रहे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट से एडवाइजरी आया था, अभी 6 महीना के बाद वो बोल रहे हैं, तो क्या ठीक है? नहीं नहीं नहीं, नहीं, 6 वीक्स के बाद ही लेना है। जो सेकंड डोज आता है, सेकंड डोज अभी 6 महीना क्यों बोल रहे हैं, उसके 2 रीजन है। समझो आपके शरीर में वो एंटीबॉडीज तैयार हो चुका है, तो आपको 4-5 महीना उसका प्रोटेक्शन रहेगा, तो दूसरे को लेने दो, क्योंकि उसको कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं है। तो शायद वो इसके वजह से एडवाइस कर रहे हैं कि जो जिसको पास कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है उसे एटलीस्ट 1 डोज मिल जाए, क्योंकि वैक्सीन का भी शॉर्टेज है। मगर आप इन्फेक्शन होने के बाद 6 महीने के बाद 6 वीक्स के बाद उसको ले सकते डेली। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। यस महाराज, थैंक यू महाराज, थैंक यू महाराज। Okay, thank you, Maharaj. Madhusudan Prabhu, Madhusudan Mukunda Prabhu. Yes. Hare Krishna, Prabhu. Thank you very much, Prabhu, for such a wonderful session. Prabhu, this question Maharaj has already asked this when we have to take this vaccine again. I mean, if a person is infected, because in our center, 4 devotees they got infected but recovered, and 6 devotees they got vaccine also. And आपने जो सजेस्ट किया था जो आई कोर, हमारे सारे 10 डिवोटीज में सब ने ले लिया यहाँ पर सेंटर में, तो हमने ऑनलाइन आके उसको करा दिया था। तो ये एक आपसे ये पूछना था कि जो इसको फिर क्या रिपीट करना है आई कोर को? अभी अगर ये अभी रांची के एरिया में या बिहार के एरिया में बहुत सारा मैंने केसेस देखा है, आजू बाजू के एरिया में भी हमारे केसेस को मैंने वहां से भी 2 आए थे। अभी कैसा है, 4-5 महीना जैसे थर्ड वेव का प्रोसेसिंग चल रहा है, तो ये ज्यादा विरुलेंट हो सकता है। तो हमें इसको 2 चीजें में देखना है, एक तो महीने में 1 बार लेना है, और दूसरा गार्गलिंग तो हम लोग रेगुलरली करते रहना है, बिकॉज हम लोग इतना प्रिकॉशन नहीं लेते हैं हर टाइम पे। क्लास देने जाते हैं आश्रम में तो पॉसिबल ही नहीं होता है कि एक को हो गया तो सबको होगा ही होगा। तो थोड़ा हमको किसी का इम्यूनिटी लो होता है तो उससे इम्पैक्ट हो सकता है। लेने में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हर महीना 1 डोज लेते रहो जब तक अपना पैंडेमिक ये खत्म हो जाए और अपना नॉर्मल जीवन चालू हो जाए, तब तक इसको लेके रखना है। ये गौ माता का वरदान है, ये गौ माता ही अपने बच्चों को बचा रही है, इसलिए ये गौ माता का भी सेवा है और ये गौ माता की तरह से हमारा सबका जीवन भी रक्षण हो रहा है, इसलिए इसको लेना जरूरी है। ठीक है प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। Madhav Kanta Prabhu. प्रभु जी, अगर एंटीबॉडी बहुत हाई है, इम्यूनिटी हाई है, तो इज इट नेसेसरी वन मस्ट टेक वैक्सीन एंड एट द सेम टाइम यू कैन मेंटेन इम्यूनिटी एंड टेक्स दिस आयुर्वेदिक मेडिसिन व्हाट इज सजेस्टेड जस्ट नाउ? एंटीबॉडी टाइटर जो होता है ना, वो अगर उस व्यक्ति में ऑलरेडी है, उस व्यक्ति को तो प्रोटेक्शन है। हाँ, उस व्यक्ति को प्रोटेक्शन है, मगर इस एंटीबॉडी टाइटर का जो इम्पैक्ट होता है वो सिर्फ 6 महीने तक हाई लेवल तक चलता है। उसके बाद वो एंटीबॉडी टाइटर लो हो जाता है। उसके बाद उस व्यक्ति को प्रोटेक्शन तो जरूर मिलता है, मगर अलग अलग वेरिएंट से नहीं मिलता है। तो अभी जो जिसको होके गया है उसको वैक्सीन क्यों लेना है उसका जरूरी है, क्योंकि जो इन्फेक्शन हुआ है वो पर्टिकुलर एक स्ट्रेन का हुआ हो, तो वो जो बनाया वो अलग अलग स्ट्रेन से वो नहीं होना है, इसके लिए बना है। अब एक पर्टिकुलर स्ट्रेन हमें वो एंटीबॉडी क्रिएट होता है, मगर बाकी स्ट्रेन से बारे में भी फैमिली का ओरिएंटेशन हो जाता है। इससे क्या होगा, डबल प्रोटेक्शन होगा। पहले वाला जो अगर इन्फेक्शन तो फिर से वो उस पर्टिकुलर स्ट्रेन से नहीं होगा,
और वो वैक्सीन होने के बाद जो पर्टिकुलर स्ट्रेन वैक्सीन में कवर्ड है वो भी कवर हो जाएंगे। तो इसमें ड्यूअल बेनिफिट है, तो साइड इफेक्ट तो कुछ नहीं, अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मगर ऑलरेडी थोड़ा हमको प्रोटेक्शन है तो हम हायर कोर लेके भी हम आगे का पेंडेमिक निकाल सकते हैं। कोई इसमें ऐसा नहीं कि डर के मारे लेना है, मगर उसमें अपनो फैमिली प्रोटेक्शन मिल जाता है। जैसे इंश्योरेंस इंडिविजुअल होता है और फैमिली का होता है, अभी कोविड फैमिली का एक इंश्योरेंस है, वैक्सीनेशन है, और हमारा जो इंडिविजुअल वायरस हमको जो इन्फेक्ट किया है उसका प्रोटेक्शन हमारे पास है। तो हमारे पास प्रोटेक्शन तो ऑलरेडी है, इसमें कोई डरने की चीज नहीं है। अगर आपको अवॉइड करना है तो आप कर सकते हो, और आयुर कोर लेते रहिए हर महीना, आपका ये पेंडेमिक निकल जाएगा, कोई बढ़िया बात नहीं। So how do you measure our immunity is high or low? How do you know कि कितना immunity अब कितना अच्छा है बुरा है? कोई इसका मेजरमेंट कैसे करें अपने आप को? उसमें इम्यूनिटी का मेजरमेंट ऐसा होता है, उस व्यक्ति का अगर स्लीप साइकिल नॉर्मल हो, उसे थकान महसूस नहीं होती हो, और दिन में हमेशा ताजा वो हमेशा इंतजाम अच्छा रहता है, उसका फ्रेश रहता है दिन भर, खाना सबसे इम्पोर्टेंट है, भूख लगती है अच्छी तरह से भूख लगती है, डायबिटीज के कारण नहीं, अच्छी तरह से भूख लगती है, अच्छा खाना पचन होता है, पेट बराबर साफ होता है, और दिन में नींद नहीं आती है, और वो हमेशा ताजा लगता है और इंतजास्टिक रहता है, उस व्यक्ति का रोग प्रतिकार शक्ति बढ़िया है। अगर आपको नींद आता है, पेट साफ नहीं होता है, दिन में थकान लगता है, हमेशा आपको आलस आता है, इसका मतलब है आपका रोग प्रतिकार शक्ति डाउन है। Okay, Prabhu, last question is that ये हमारा डिवोटी क्वेश्चन यहाँ पे है कि ये जो वायरस है, सॉरी जो वैक्सीन है, वैक्सीन में क्या ये वायरस ही डाला हुआ है? दैट मींस जो वैक्सीन हमें डालेंगे वायरस ही डाल दें हमें को? नहीं, उसमें ऐसा होता है 3 से 4 प्रकार के वैक्सीन बनाए गए। एक वैक्सीन जो बनी है वो वायरस को किल करके, उसको एक प्रोसेस होता है, उस वायरस को किल करके उसका एक स्ट्रेन होता है, उसको दूसरे के इसमें उसका वेक्टर तैयार करके वो सिंथेटिक बना के वो वैक्सीन देते हैं। जैसे ह्यूमन जो भी ह्यूमन में यूज करना है तो उसमें वो उस प्रकार का डुप्लीकेट तैयार करके देते हैं, वो सिंथेटिक होता है, वो केमिकल उसका फॉर्मुलेशन यूज करके बना के देते हैं। कुछ वैक्सीन होते हैं जो लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन होते हैं, जो कंप्लीट वैक्सीन होते हैं उसको एटेन्यूटेड करते हैं, यानी उसका इम्पैक्ट कम करके वो वैक्सीन देते हैं। ये वायरस डायरेक्ट एंट्री नहीं होता है, उसका प्रोसेसिंग करके ही देना पड़ता है। इसलिए कुछ लोगों को जब वैक्सीनेशन के बाद तकलीफ होता है ना, तो उनको लगता है ये मेरे को वैक्सीन के बारे देने के बाद हुआ, मेरे को पहले कुछ नहीं हुआ। तो ये थोड़ा सा गलत धारणा हो जाता है, कभी कभी पहले ही बीमारी होता है और हमको पता नहीं होता है, फिर हम लोग वैक्सीन लेते हैं, तो वो पहले की बीमारी और वैक्सीन का डोज इसका कॉम्बिनेशन हो जाता है, और उसके कारण कभी कभी बुखार और ताप ज्यादा आता है और एक्चुअल कोविड जैसा सिम्टम आता है। तो ये कभी भी देखना कि हमको कभी कभी किसी से कांटेक्ट नहीं हुआ है, हमको कोविड के सिम्टम नहीं है, तो ही वैक्सीन लेना चाहिए। कोविड के सिम्टम है तो 6 हफ्ता वैक्सीन नहीं लेना है, क्योंकि कभी कभी वैक्सीन और हमारे सिम्टम जो माइल्ड है उसका कॉम्बिनेशन हो जाता है और कोविड जैसा हमको सिम्टम लगता है। उनको लगता है वैक्सीन के द्वारा हमको कोविड का वायरस हमारे शरीर में गया इसलिए हमको हुआ है। तो ये दोनों एक जगह पे आ सकते हैं। Okay, thank you, Prabhu ji. If you can share the link where we can get this medicine, ये medicine कहाँ मिल सकता है जो आयुर कोर हो? वो मैं भेज दूंगा प्रभु जी आपको, नारोगोपाल प्रभु आपको भेजेंगे, मैंने सुभक्षण प्रभु को भी भेजा है आपको लिंक भी, और ये प्रेजेंटेशन भी मैं शेयर करता हूँ, तो आपको उसमें कांटेक्ट नंबर और ईमेल आईडी मिल जाएगा। Okay, ठीक है, thank you very much. Right, नाम कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बोलो। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। प्रभु जी हमारा 2 वैक्सीन ले लिया है, फर्स्ट डोज और सेकंड डोज, और अभी हम लोग कोरोना मरीज को सर्विस करने के लिए जाते हैं, जैसे उनका खाना पहुंचाने के लिए। तो अभी क्या हम लोग को और कुछ लेना चाहिए जो वैक्सीन लिया हुआ है हम लोग? आपको 2 बार गार्गलिंग करना चाहिए। जब भी आप वैक्सीन को पेशेंट को खाना देने जाते हैं, आपको स्टीम और गार्गलिंग 2 चीज करना है। गार्गलिंग यानी गोमूत्र, अर्क और हल्दी, उसका 2 गार्गल यानी अपना कुल्ला करना बोलते हैं ना उसको, गार्गलिंग, वो करना है 2 टाइम, और स्टीम लेना है। ये 2 चीज आपको करना है और 2 टाइम करना है। अब खाना देने जाओगे उसके पहले और खाना देने के बाद, आने के बाद 2 टाइम करना है बिना भूले।
प्रभु हम तो गार्गिल और गौमूत्र से तो कर नहीं पाएगा कभी, वो हमारा सामने कोई खुलने से हमारा सिर दर्द हो जाता है। अच्छा, तो इसमें दूसरा ऐसा तो कर हम सकते हो, लेंगे। ऐसा कर सकते हो, गोमूत्र के अलग अलग प्रकार आते हैं। मैं आपको उसमें एक नंबर भेजता हूँ। एक थार पारकर गाय होती है जिसका स्मेल नहीं आता है, उस गाय के गोमूत्र का स्मेल नहीं आता है। वो जो दवाई का बॉटल जो आयुर्कोर में है ना, वो अपने स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं है, उसमें बिल्कुल स्मेल नहीं है। आप उसको आराम से स्मेल भी करेंगे तो आपको उसमें स्मेल नहीं आएगा। तो अलग प्रकार का गोमूत्र भी आता है जिससे आप कर सकते हो। आप अगर गोमूत्र नहीं जमता है तो आप हल्दी होगी ना, अच्छी हल्दी, वो जी प्रभु। गर्म पानी में थोड़ा सा वार्म वाटर में हल्दी डालिए और हल्दी से गार्गलिंग करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे नमक देना जरूरी है प्रभु? नमक की जरूरत नहीं है, नमक नहीं डालना है, हल्दी से करना है। ठीक है, नमक थैंक यू से प्रभु। सिक्रीशन बढ़ता है, हल्दी सबसे बेस्ट है। और रात में थोड़ा सा आप हल्दी वाला दूध ले सकते हैं तो अच्छा है। हल्दी मगर ऑर्गेनिक होना चाहिए, बाहर वाला हल्दी नहीं चलेगा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। कृष्ण कृपा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, मुझे ये जानना था कि क्या डायबिटिक लोग हैं, उनको वैक्सीन लग चुका है और वो लोग भी आयुर्कोरो 3 ले सकते हैं कि उनके लिए ये दवा नहीं है? ले जो सकते हैं प्रभु जी, डायबिटिक लोग, लेना ही चाहिए। डायबिटीज, हाइपरटेंशन कुछ और भी हो। जिसको भी और ज्यादा कोई मॉर्बिडिटी हो उसे तो लेना ही चाहिए, क्योंकि उनको डायबिटीज वालों ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, तो उनको चांसेस और बढ़ता है। उनको वैक्सीन लेने के बाद, डायबिटीज होने के बाद भी चांसेस होता है। हमने देखा है इतना करने के बाद भी किसी को इन्फेक्शन होता है। कभी कभी जो वायरस का जो रूप है ना, वो अलग अलग रूप से आता है और वो अलग तेजी से उस वायरस फैलता है, क्योंकि डायबिटीज है तो ऑलरेडी खून में उस प्रकार का उसको वातावरण मिल जाता है। इसलिए आपको डबल ट्रिपल प्रोटेक्शन लेना जरूरी है। जो कोमॉर्बिडिटी है उन्हें और प्रोटेक्शन लेना जरूरी है। जैसे अभी आपको आपने वैक्सीन लिया है तो 50-60%, 70% आपको मिल गया, उसके बाद आपने 20%, 30% आपका आयुर्कोर का ऐड हो जाएगा। आपका पहले इन्फेक्शन हुआ है तो और 10% ऐड हो जाएगा। इसलिए आपको 100% सेफ रहना है तो आपको करना है, 100% सेफ होना है तो आपको आयुर्कोर 3 भी लेना है। मतलब ले सकता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं? ले सकते। थैंक यू प्रभु। हरे अखिलात्मा प्रभु। मैं क्या खुद अपने के ऊपर थोड़ा सा ऐसा करता हूँ, ये वो लेमन होता है ना, लेमन, वो जो पाती लेमन बोलता है, हमारा ये बंगाल में मिलता है, तो उसमें बोलता है वो 3 ड्रॉप अगर तो हमारा नाक में अगर छोड़ दो तो क्या, अगर कोरोना अगर किसी कारण से अगर अंदर में भी गया तो वो कोरोना मर जाएगा। तो उसमें से वो सबसे बड़ा प्रिवेंशन है, क्या है, ऑर्गेनिक नेचुरल प्रिवेंशन है। वो लेमन का जो रस का जो क्या है, उसका ड्रॉप छोड़ने का नाक में, तो ये कितना ऑथेंटिक है ये? तो जी उसमें कैसे है, देखो अभी मैं बोलूंगा ना कि आप वो काम कर रहे हैं, कर भी रहा होगा, मगर जब तक अभी आयुर्कोर के बारे में पहले व्यक्ति ने क्या बताता हूँ, बम्बई का धारावी है ना, एशिया का सबसे लार्जेस्ट स्लम है। वहां पे क्या हुआ, बम्बई कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो कुछ गौशालाओं के भक्तों ने इसको तैयार किया है। ये भक्तिवेदांत का अलग प्रोडक्ट नहीं है, ये आईआईटी बम्बई और एक गौशाला है जिन्होंने इसको क्या किया, पहले उस अपने धारावी के स्लम में हजारों के क्वांटिटी में बांटा, फिर उनको पूरा धारावी का कंट्रोल आ गया, सबको वायरस इन्फेक्शन कंप्लीट हो गया। तब वो हमारे पास आए, बोले ये हमारा दवाई बहुत काम करता है। तो हमारे डायरेक्टर साहब बोले कि काम करता है, आपके पास प्रूफ क्या है? बोले हमारे पास कुछ प्रूफ नहीं है। तो फिर हमने बोला भाई विदा प्रूफ का आपको ये गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपकी दवाई कितनी काम करती है, कितने लोगों पे काम करती है, इसका ऊपर कोई आपके पास स्टैंप नहीं है, तो आप कैसा कहेंगे? फिर हमने इसको बहुत लाखों करोड़ों का खर्च करना पड़ता है रिसर्च, एक रिसर्च करने के लिए हजारों पेशेंट का कंसेंट लेना है, उसको दवाई मुफ्त देना है, फिर और उसको रिफर करना है, उसके 2-3 टेस्ट करना है हर एक पेशेंट के, तो खर्चे वाला काम होता है, कोई इसमें जाता नहीं है खर्चा करने में। इसलिए अगर रिसर्च बेस हो तो उसको हम लोग कह सकते हैं भाई काम करता है। अगर किसी किसी व्यक्ति पे वो काम कर रहा है अभी भी, तो उसमें अगर उसको सहन हो रहा है तो वो ले सकता है, उसमें उस व्यक्ति का ऊपर रिसर्च हुआ है तो ये हम लोग कह सकते हैं कि भाई नहीं इसके ऊपर रिसर्च हुआ है। तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है
कि जो अगर किसी के ऊपर काम कर रहा है तो वो शायद कर भी रहा होगा, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते, मगर हमारे पास उसका कोई प्रूफ नहीं है की इसके ऊपर काम कर रहा है. अच्छा डॉक्टर अनिता मॅडमलाच भेटायचं जाऊन आपण नाही डायरेक्ट केला त्यांनी मला समजायचं की काय झालं. वेदांत भाऊ आपका माइक चालू है. यस नारुगोपाल Prabhu. Sachipran Prabhu, the devotees are requesting that the PowerPoint presentation that was shown, I can share. if you can send it to me, then I'll send it to all the devotees, because some of them could not come. I'm sure the reason. But if I send to them with the details, then it will be easier for them. Sachipran Prabhu and Vedanta Krit Prabhu, I know both of you must be very, very busy, and especially Sachipran Prabhu, because of your government job and of the situation. Still, you're very, very kind. You give time not just to us, but to all other division. I think it's a great service. Vedanta Krit Prabhu, we are also very, very grateful to you. Thank you so much, Prabhu. And I hope that all the members have taken your advice very, very seriously. And like we read out today, Prabhupada's quote, he says, serving Krishna and taking care of the body is our motto. So motto of our life, that's what Prabhupada says. And both of you are helping to fulfill that desire of Prabhupada, to make sure that all our devotees, temple devotees and congregation, they are healthy. If they're healthy, then we are happily serving. If we're unhealthy, then what service can we perform? So on behalf of the EIDC, on behalf of all the devotees, and on behalf of also Bhakti Guru Narayan Maharaj is here, Bhakti Vijay Bhagavad Maharaj is here, on behalf of them, we offer our respectful obeisances to both of you and offer our gratitude to both of you. Thank you so much, Prabhu. Narugopal Prabhu, I don't have words. My ears are purifying by your melodious kirtan and all the lectures of Mayapur, all Vaishnavas. I have so much love and affection for Mayapur Dhamvasis. In any time, any place, any time, they can call me. If I can have one service to their lotus feet and get shelter of the devotees at Mayapur, I will be very, very grateful. And thank you so much. I have been hearing kathas and lectures of so many Vaishnavas of Mayapur, especially Kirtan and all Kirtan festivals. And I pray that our Mayapur devotees remain protected by the grace of Lord Narasimha, Panchatattva, Radha Madhav, Ashtasakhi, and all the Vaishnavas remain healthy. And this Lord Chaitanya Mahaprabhu's movement, let it spread across the globe. That's my very sincere desire. And if I can do some service to your lotus feet, I will be grateful too. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, everyone. So officially, we're adjourning the meeting now.